ठीक है, अभी 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 ये मेरे को कॉल कर रहा है। अरे जो बच्चा तो ये हो गया, अपना पूरा खाना लगा है। ये वीडियो जब मैंने स्टार्टिंग में देखी यार, मुझे बड़ी बेचैनी हुई अंदर से। मैंने कहा 1.5-2 साल का बच्चा है, बेचारे को चोरी करके भाग गया। मतलब मुझे अंदर से बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा इसके बारे में थोड़ा सर्च किया जाए, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो बच्चा था वो अब मिल गया है, ठीक है। और जो गिरोह था, ये पूरा गिरोह काम कर रहा था यहाँ पर। लगभग 6 सदस्यों का ये गिरोह था जो बच्चा चोरी करते थे। और यहाँ पर ये इस तरह की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कई बार। यहाँ पर फिर आगे चलकर बच्चों को, आप लोगों ने मूवी देखे ना स्लम डॉग मिलियनर, इस तरह की कंडीशन में कर देते हैं। कई बार बच्चों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप लोगों को भी जागरूक रहना है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब यहाँ पर कोई साधन नहीं होता है तो नॉर्मली प्लेटफॉर्म पर लोग लेट जाते हैं। तो यहाँ पर यार इस टाइम पर अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो यहाँ पर फिर आप लोग सोचो कि उस बच्चे की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई ना। तो इसलिए थोड़ा सा जागरूक रहना है। और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को भी, अच्छी बात यह है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और इसको पहचान लिया गया। तो ये वास्तव में यार अंदर से मुझे एकदम अंदर से गया। मैंने कहा तेरी यार बच्चा तो गया। मैंने कहा यार बच्चे को कैसे अब देखा जाएगा। तो यार ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जरा सी लापरवाही करने पर इस तरह की माहौल क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। चलो ये तो थी एक ऐसी खबर जो कि आप लोगों को अवेयर कराने के लिए है। आप लोग भी अगर कभी कहीं जाते हैं छोटा बच्चा साथ में, तो आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना है, ठीक है। बाकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे कल, आप लोगों को वीडियो पसंद आई, जो कि पूरे कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर था। जो चेंजेस इसके अंदर मैंने किए हैं उसके लिए आप लोगों ने भर भर के मेल मुझे भेजे। तो वास्तव में यार वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे मेल आए कि सर ये पैटर्न बिल्कुल अच्छा है, तो आगे से इसी पैटर्न को रख लेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि यार पूरा दिन लगता है इस वीडियो में, आप लोगों को यकीन नहीं होगा इतना टाइम लगता है इस वीडियो में। मतलब पूरा ये समझो कि पूरा दिन खप जाता है इस वीडियो को कंप्लीट करने में, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर आप लोग समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय किया करो यार। जितनी मेहनत लगती है उतनी वसूल भी होनी चाहिए कि आप लोगों को उससे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब की बार का पैटर्न ही फॉलो कर लेंगे। बाकी आप लोग देखना और फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में कि ये पैटर्न अच्छा लगा ना आप लोगों को, या कोई और भी चेंजेस आप लोग कराना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। आज है 2 सितंबर। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है। और जब मैं बोल रहा हूँ शानदार रहने वाला है तो इसका मतलब है कि शानदार होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें मैं करंट भी आप लोगों को बताऊंगा, करंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी आर्टिकल की। इसी के साथ में आप लोगों को स्टैटिक यानी कि बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्लस क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, वो क्या है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, टकटकी लगाकर वीडियो को देखना है, ताकि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं उनका आंसर आप लोग दे सको। और इसी के साथ में आज है इंपॉर्टेंट डे भी, जो कि 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, कोकोनट, जो एक तरीके से वर्ल्ड कोकोनट डे है। अच्छा, आप लोगों को मैं पीने के लिए 3 चीज़ें दूंगा, ठीक है। एक में आप लोगों की चाय होगी, एक में पानी होगा और एक में कोकोनट होगा, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को ये बताना है, अगर चूज़ करने वाली बात आए तो एक तो चाय है, यानी कि अगर आप लोगों को चाय पीनी है तो आप लोग टी लिख सकते हैं, कोकोनट लिख सकते हैं, और वाटर अगर आप लोगों को पीना है तो आप लोग डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, टी या फिर आप लोग बोले मतलब एक तरीके से टी या फिर कोकोनट या फिर वाटर। तो आप लोग बताइए सबसे फेवरेट आप लोगों का क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है। देखता हूँ क्या चीज़ पीना पसंद करते हैं। और कोई ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं यार एक और ऑप्शन हो सकता है कोई और, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर दूध का भी ऑप्शन दे दो इसमें, ठीक है। तो ये जो डे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बात करते हैं कोकोनट के बारे में तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं एक प्रोडक्ट माना जाता है, खासकर बॉडी को एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए। और आप लोगों को बता दूं, कोकोनट जो है इसकी खेती की जाती है साउथ इंडिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर। इससे फ़ायदा कई सारे जो किसान हैं उनको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है इस पर्टिकुलर खेती से, जो कि हमारी कंट्री में कई सारे राज्यों में यहाँ पर जो किसान हैं उनसे जब पूछा जाता है यहाँ पर कोकोनट के बारे में, तो कोकोनट जो है एक तरीके से काफ़ी बेहतरीन सोर्स है उनकी इनकम का। इसकी थीम भी यहाँ पर दे रखी है कि ग्रोइंग कोकोनट फॉर ए बेटर फ्यूचर एंड द लाइफ। तो एक इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, जो कि आप लोग चाहो तो अगर नोट डाउन भी करना चाहो, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये राज्य ऐसे हैं जिनको अगर आप लोग इनकी पोजीशन देखोगे
तो जितना प्रोडक्शन पूरी कंट्री में कोकोनट का होता है उसमें से 2/3 जो है वो यहाँ पर ये 3 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने सुना होगा ना, आधे में गाम और आधे में राम, तो ये वाली बात है यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोगों को ये नजर आएंगे। और केरला की फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है, केरला फर्स्ट, इसी के साथ में तमिलनाडु सेकंड और कर्नाटका तीसरे नंबर पर। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सारी जो भी काउंटिंग, ये सारी जो भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं कोकोनट के बारे में जो आप लोग को बताता है हमारे देश में, वो है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। आप लोगों को ये बताना है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है। अगर कॉमन सेंस अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को आंसर जो है मैंने इसी स्लाइड के अंदर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ग्लोबल अवेयरनेस फैलाई जाती है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इतने सारे फ़ायदे हैं, अगर कोई इंसान इसको डेली लाइफ का पार्ट बना ले कि मॉर्निंग में कोकोनट का पानी पीना है खाली पेट, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। पर लेकिन यही है कि महंगा इतना हो गया कि इतने में तो इंसान जो है एक दूध लीटर ले ले वो 1 लीटर दूध ले लेगा, क्योंकि लगभग 60 से 70 का भी ये मिलने लगा है। एक टाइम ऐसा था 30 से 40 का मिला करता था, पर आज के डेट में 60 से 70 का आप लोगों को ये मिलने लगा है। तो ये एक प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर जो वीडियो आया करती थी जिसमें इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम डिस्कस किया करते थे, तो यार उस वीडियो को भी मैं डालूंगा, टेंशन मत लेना, टाइम नहीं मिलता है कई बार ना, तो अभी मैं मर्ज कर जो भी आप लोगों की बची हुई है वो वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इस महीने का जो कि अभी अगस्त का गया है उसका भी आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग सारी चीज़ें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाए। ओके, तो ये मैं करूँगा, टेंशन मत लेना, ये आप लोगों को सारी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जो कि स्टडी लवर वीर के नाम से है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक तो देखिए मैं जो PDF प्रोवाइड कराऊंगा मर्ज वो होगी पूरी आप लोगों की, जो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस यानी कि INA वाली, यानी कि INA वाली एक आप लोगों की PDF हो जाएगी। एक PDF होगी आप लोगों की इसकी जो ये कल वीडियो मैंने अपलोड की है, कंप्लीट अगस्त मंथ का जो मैंने पढ़ा है, जो एक जिस्ट है, एक उसकी PDF होगी आप लोगों की। तो 2 PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसे आप लोग की जो इंपॉर्टेंट डेज वाली जैसे आप लोगों की वीडियो आ जाती है, तो फिर यहाँ पर उसकी भी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सारी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगी एक जगह इकट्ठी, ठीक है, तो उनको आप लोग देख लेना। बड़ी ही शानदार बात बोली गई है यहाँ पर, बोला गया है मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और न दे तो किस्मत। यानी कि अगर मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो, और ऊपर वाला हमेशा आप लोग के अंदर रहता है, तो मांगना है तो अपने से मांगो। क्योंकि दुनिया में अगर किसी से आप लोग कुछ भी मांगोगे ना, अगर सामने वाले से किसी से मांगोगे तो या तो एहसान होगा, और अगर देगा तो एहसान मानेगा कि हाँ मैंने इसको ये चीज़ दी है, और नहीं देगा तो फिर शर्मिंदगी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग ज़िंदगी में एक रूल बना सकते हैं, जो मुझे पर्सनली अपनी ज़िंदगी में मैंने कई बार उसको इम्प्लीमेंट किया है और मुझे हमेशा उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जिंदगी में कोशिश करो कि अपने, वो नहीं कहते कि अपनी एक तरीके से एक चद्दर में लेट जाओ, मतलब कहने का यह है कि अपने मिनिमम रिसोर्सेज में अपनी ज़िंदगी बिता लो, पर किसी से हेल्प मत मांगो अगर आप लोगों का काम चल सकता है। जो जिनकी आदत होती है ना, जरा सी देर में किसी से जाके बोल दे यार ये दिला दे, वो कर दे, ये कर दे, आप लोग ये समझो कि किसी इंसान के एहसान के नीचे आप लोग दबते जा रहे हैं डेली, डे बाय डे। इसका सीधा सीधा तरीका यह है कि अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। घर से पैसे मिलते हैं महीने में, कोशिश करो कि स्टार्टिंग के महीने में जो स्टार्टिंग का फेज होता है उसमें काफ़ी कम खर्च करो, फिर आगे चल कर आप लोग चीज़ों को अच्छे से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ढंग से मैनेज करते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मनी मैनेजमेंट है, ये आप लोग की लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो इसको आप लोग अच्छे से मैनेज करके चल सकते हो, क्योंकि ये अभी तो आप लोगों की खुद की ज़िंदगी है। आगे चलकर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको शादी विवाह करना होगा, बच्चे होंगे, मम्मी पापा बच्चे सबको उनको पढ़ाना होगा, माँ बाप जो होंगे, अगर बुजुर्ग होंगे तो उनकी दवाई होगी, अपना खुद का करियर होगा, कुछ आगे ज़िंदगी में करना होगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी अगर मनी मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था एक किताब पढ़ने के लिए, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, उसका लिंक भी मैंने आप लोगों को वीडियो के नीचे दिया था, देख लूँगा, प्रोवाइड करा दूंगा फिर से, अगर आप लोगों को देखनी होगी वो किताब जरूर ले लेना। जिंदगी में आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा कर जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हैं यार, किताबें हमेशा पढ़ते रहा करो, जब भी टाइम मिले इधर उधर गए घूमने तो आप लोग किताबें पढ़ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है, इनके बारे में आप लोगों को बताना है, तो देखता हूँ कौन कौन पहचान पाता है इनके बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। और बाकी कल के जो SLV कमांडो है यहाँ पर, ये है लक्ष्मी, इनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए। यहाँ पर मैंने इनके आंसर जो है पिन भी कर दिए थे, आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिटेल में इनके द्वारा आंसर दिए गए यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कल की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी उनके बारे में मैं आप लोगों से फिर वीडियो के एंड में थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग नजर डालेंगे, क्या था सिस्टम, ठीक है। प्लेस इन न्यूज़ भी एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो आप लोगों को समझ में आएगा, यहाँ पर काफ़ी कुछ आप लोगों को पता चलेगा। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप लोग चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। और भी कई सारी न्यूज़ है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाली है। और बाकी मैं आप लोगों से वही बात बोलूँगा कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के अंदर आएंगे उनको आप लोग देखते हुए चलिएगा, उनका आंसर जरूर दीजिएगा।
अगर बात करें मेंस या फिर एसए के लिए, तो आप लोगों से यहाँ से भी कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं। बोला गया कि व्हेन द पावर ऑफ लव ओवरकम्स द लव ऑफ पावर द वर्ल्ड विल नो द पीस। यानी कि एक तरीके से दुनिया में आप लोगों को शांति देखने को मिलेगी। एक तो होता है पावर ऑफ लव, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जब इंसान को पावर ऑफ लव या फिर लव ऑफ पावर, देखिए कुछ तो इंसान ऐसे हैं जो कि सख्ती से प्रेम करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं प्रेम की शक्ति। एक तो यानी कि एक प्यार से चीज़ों को लोगों को समझा लेना, एक होता है सख्ती से समझाना कि मेरे हाथ में पावर है, उन्हें द ग्रेट पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कोटेशन को। बड़ी ही बेहतरीन कोटेशन है। जब भी आप लोग आंसर लिखते हैं या फिर आप लोगों से क्वेश्चन कोई पूछता है तो आप लोग इस तरीके की कोटेशन वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को लेकर चलिए। अरे हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर स्टार्टिंग में बोला करो हाउस द जोश, ठीक है, तो उससे जोश भर जाता है। तो जब मैं बोला करूँ हाउस द जोश तो बोला करो हाई सर, ठीक है, तो अंदर से बोला करो, ऐसे नहीं बस हाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसको बोला भी करो, अंदर से फील किया करो। और जो भी डेली रेगुलर पढ़ रहे हैं, अपने आप के अंदर आप लोगों को जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है वो इंप्रूवमेंट भी आप लोग नीचे आकर बताया करो। इससे मेरे अंदर जोश भरता है। आप लोग देखो कि जब आप लोग बताते हो कि सर हाँ इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ें कर ली हैं, तो ये वास्तव में एक नया आप लोग की लाइफ में चेंज लेकर आ रही है। और जिन बच्चों ने लिखना स्टार्ट किया है कमेंट में, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो शर्मा रहे थे अब तक लिखते हुए। यार ये छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना ज़िंदगी में, जो आप लोग शर्म होती है इनको अपनों कम ओवरकम करना स्टार्ट करोगे, तभी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो रेगुलरली आप लोगों को आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना है, कितने घंटे पढ़ना है वो बताना है, कल कितने घंटे पढ़े वो बताना है, और मेरे लेक्चर का आप लोगों को फीडबैक भी देना है, जो पूरा लेक्चर होगा कि मैंने कैसा आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। एक और छोटी सी बात यहाँ पर, जो आप लोगों को यहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं ये अलग अलग इस तरीके से फीडबैक दे रहे हैं। इतना परेशान मत हुआ करो यार, क्योंकि क्या होता है, जो बेसिकली मैं बात बोलने का रीज़न ये है, जब आप लोग इतने सारे इस तरीके की ये बनाते हो ना, इस तरीके की इतनी सारी चीज़ें बनाते हो, तो यूट्यूब कई बार ना रिव्यू में आप लोगों का कमेंट डाल देता है, यानी कि आप लोगों का कमेंट जो है वो पब्लिकली नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि ये जो इतने सारे आप लोग ये इस तरीके स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हो, इनको थोड़ा कम किया करो, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का आंसर जो है वो यूट्यूब रिव्यू में डाल रहे हो, उसको लगता है पता नहीं क्या हो गया है। तो फीडबैक अगर देना है तो आप लोग कोई नहीं, वैसे लिख दिया करो कि 10 में से 10, 10 में से 5, 10 में से 1, जो भी आप लोगों को लगे वैसे फीडबैक आप लोग दे दिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग आर्टिकल का मत दो, पूरा लेक्चर का फीडबैक आप लोग दे दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात बोलनी थी, बाकी आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आप लोगों का इंपॉर्टेंट डे हो गया। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। यहाँ पर आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये एक कोटेशन जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। ये न्यूज़ काफ़ी वायरल रही कर, और मुझे पर्सनली ये एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मुझे तो अच्छी लगी अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। एडिट का बटन आएगा ट्वीट के अंदर में, यानी कि जैसे आप लोग ट्विटर पे जाएंगे तो ट्विटर पे अगर कोई ट्वीट करता है तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा उसमें ट्वीट करने के बाद में एडिट का बटन नहीं आता है अगर सामने वाले ने कोई गलती कर दी है। भाई साहब, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर जब मैंने ट्वीट स्टार्ट किया यूज़ करना ट्विटर, तो मतलब मुझे आता ही नहीं था। मैंने कहा कहाँ से ट्वीट है, क्या रीट्वीट है, काफ़ी लंबे समय तक बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे मैसेज भेज रखे थे, मुझे समझ में ही नहीं आए। इंस्टाग्राम फेसबुक तो यूज़ करते थे तो उसको समझ जाते थे, पर लेकिन यहाँ पर मुझे समझ ही ना आए। तो फिर एक बच्चे ने बोला कि सर क्या हो गया, सर लग रहा है कि आप में अहंकार आ गए। मैंने कहा अहंकार बाद में देखना, पहले ये तो बता दो यूज़ कैसे करते हैं। तो उसने बोला सर अहंकार आ गया, आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने कहाँ पे भेजा है, तो कह रहा है कि सर ट्विटर पे भेजा है। मैंने कहा भाई ठीक है, अहंकार तो बाद में देख लेंगे, पहले ये बता मुझे यूज़ कैसे करना है। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था उसमें कि कहाँ पे कोई टैग कर रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर चीज़ें सीखी। पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही थी कि उसमें क्या था, एडिट का बटन नहीं था, यानी कि ट्वीट आप लोगों ने कर दिया तो या तो आप लोग उसको रखो या फिर डिलीट कर दो। अभी यहाँ पर एडिट का बटन देने चाह रहे हैं, और वो भी क्यों, क्योंकि इलोन मस्क साहब को ये चीज़ पसंद आई कि एडिट बटन होना चाहिए, तो इन्होंने वोट कराई और वोट कराते ही यहाँ पर इसमें एडिट का बटन आ गया। क्यों, क्योंकि इलोन मस्क साहब के पास में यहाँ पर 9.2% ट्विटर के स्टेक है, और अभी ये पूरा खरीदने की बात कर रहे हैं। पता नहीं वो डील आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो एक अलग बात है। पर लेकिन जब इनके द्वारा बोला गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उसके चलते मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया, क्योंकि 3 बिलियन के करीब इनके पास में स्टेक है इसके। इसी के साथ में जो बटन यहाँ पर ये बात की गई थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो जो पारस अग्रवाल ट्विटर के सीईओ थे, उनके द्वारा बोला गया कि सोच समझकर वोटिंग करना, ठीक है, ये आप लोगों को नुकसान भी दे सकता है। नुकसान क्यों, क्योंकि एडिट में दिक्कत होती है कि सामने वाले ने मान लीजिए कोई कमेंट किया, ठीक है, वो कोई ट्वीट किया और ट्वीट था उसको लोगों ने दबाकर रीट्वीट कर दिया, और आगे चलकर उस इंसान ने वो ट्वीट जो है वो एडिट कर दिया,
तो दुनिया भर के रीट्वीट हो गए, उसको एडिट कर दिया, तो इसकी वजह से कई बार नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो ये दिक्कत है। तो इसमें एक लिमिटेशन लगा दी है कि एडिट अगर करना है तो विद इन 30 मिनट्स आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं, इसके बाद में वो एडिट नहीं होगा। और अगर कोई एडिट करता है तो एडिट का आइकन भी थोड़ा डिफरेंट बना हुआ आएगा कि इस इंसान ने इसको एडिट कर दिया, लोगों को पता चलेगा। जैसे यूट्यूब के नीचे आप लोग कमेंट करते हैं, तो अगर आप लोग कुछ गलती लगती है तो आप लोग उसको जब एडिट कर देते हैं तो उसके ऊपर एडिटेड लिखा हुआ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कोने में। तो ये इस तरीके का माहौल यहाँ पर पहले ट्विटर के अंदर नहीं था, अभी इसको अलाउ करेंगे यहाँ पर। तो ये एक आप लोगों को क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? अगर आप लोगों को लग रहा है कि पॉजिटिव है तो आप लोग पी लिख सकते हैं, और अगर लग रहा है नेगेटिव है तो आप लोग एन लिख सकते हैं। बताइए आप लोग कैसा लगा यहाँ पर ये। और अगर आप लोग ट्विटर पर हो तो यहाँ पर कुछ ऐसी पर्सनैलिटी को फॉलो करके रखो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। इसके साथ में हमारी कई सारी जो मिनिस्ट्री होगी उनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी हैं जो काफ़ी अच्छे से अपने थॉट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मुझे तो मैं नहीं बोलूँगा फॉलो करने के लिए, मैं कुछ ज़्यादा शेयर करता नहीं हूँ, क्योंकि यार मुझे अभी चीज़ें, मतलब एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे कल पूरा टाइम जो था मंथली वीडियो में चला गया, ऐसी बहुत सारी जो शेड्यूल रहता है, बिजी रहती हैं चीज़ें, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभी हाँ मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि मोटिवेशनल कोटेशन कुछ डाल देता हूँ, तो अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर न्यूज़, ये ट्विटर के बारे में। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी, इसके बारे में आप लोग बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। इसके बाद में डिटेल में बड़ी न्यूज़ देखेंगे। ये 2 न्यूज़ थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। ये बात की जा रही है हमारे देश में जो टीचर्स होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा खासकर गांव में, दूर दराज वाले एरिया में टीचर्स कई बार जो है वो स्कूल में जाते नहीं हैं, उनकी जगह कोई और आप लोगों को वहाँ पर स्कूल में जाता हुआ मिलता है। कई सारी ऐसी, बिहार की अगर बात करूँ तो बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, वायरल होती हैं। टीचर जो है, ठीक है, जा रहे हैं, भाई साहब घर हो गया आज का काम, ठीक है, कहीं बच्चों से उल्टी सीधी हरकतें करा रहे हैं। अभी जो मीडिया है उसको दिखाता है तो सामने आते हैं निकल कर। अभी यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि टीचर को फेस रिकॉग्निशन ऐप के थ्रू यहाँ पर अटेंडेंस देनी होगी, यानी कि मैंडेटरी किया जाए हर एक स्कूल के अंदर में कि टीचर आएगा और फेस रिकॉग्नाइज करके कि हाँ यही टीचर है, इसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ाता है, उसको फिर यहाँ पर अटेंडेंस कर कर यहाँ पर वो बेसिकली यहाँ पर पढ़ाने स्टार्ट करेगा, ताकि उसकी जगह कोई और ना आ सके और वो टीचर अच्छे से वहाँ पर पढ़ा सके, अपनी अटेंडेंस दे सके। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्कूल में अगर कोई आ गया पढ़ाने के लिए तो भाई पढ़ाएगा, वहाँ टाइम पास तो करेगा नहीं। अगर वहाँ भी आकर इंसान टाइम पास कर रहा है तो फिर तो क्या ही बोले उसको। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे टीचर बोले कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने उसके लिए पूरा बोला है कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ें लगी। आप लोगों को क्या लगता है कि ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, येस या फिर नो? अगर होनी चाहिए तो क्या कई बार ऐसा भी होगा कि उसका लूप होल ढूंढना स्टार्ट कर देंगे? हर एक इंसान लूप होल ढूंढ लेते हैं ना, तो फिर टेक्नोलॉजी का फायदा और नुकसान आप लोगों को देखने को मिलता है। कई बार जब फायदा और नुकसान में टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इस तरह की चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। अगर आप लोग बोले एजुकेशन को इंप्रूव करना है तो ये एक सजेशन भी आप लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, आप लोग अपनी राय भी यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों, सदियों से चली आ रही है एक लड़ाई कि एक साइड में हमारे जंगल हैं और एक साइड में हमारा डेवलपमेंट है। इन दोनों के बीच में जब बैलेंस की बात आती है तो अक्सर हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग जो हैं वो लड़ते हुए नजर आते हैं। और एक ऐसी ही लड़ाई अभी जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो हो रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, जिसके चलते आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा और इससे आप लोगों के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अगर कल को क्वेश्चन बने तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। हुआ क्या है, पहले अभी ये समझेंगे। ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, हिंदू के अंदर ये आर्टिकल कुछ दिनों पहले कवर किया गया था, अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर ये कवर किया गया है। तो दोनों का कंबाइन एक जो उन्हें कहते हैं कि एक मिक्सचर होता है वो आप लोगों के सामने आने वाला है। आप लोग इसको जीएस पेपर 3 जो कि इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है वहाँ से तो कवर कर ही सकते हैं। वैसे ये आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको आप लोग जैसे कि जीएस पेपर 1 जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वहाँ से भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो हुआ क्या, अभी यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों है, ताकि आप लोग पूरे टॉपिक को ढंग से समझ पाएँ। यूनियन मिनिस्टर जो कि फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा अभी अपना गुस्सा दिखाया गया छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के ऊपर। आखिर क्यों? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल वाला एरिया है वो यहाँ पर अभी इंडस्ट्री को दे दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, रोड, रेल और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट वाला एरिया जो है
ये यहाँ पर बिल्कुल खत्म होगा, इसको खत्म कर कर यहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और पहले ये जो जमीन थी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती थी, अब रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आ गई है। रिवेन्यू मतलब पैसा, उन्हें कहते हैं पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। तो यानी कि पैसा एक ऐसी चीज हो गई है जिसके चलते यहाँ पर डेवलपमेंट दिखेगा, और डेवलपमेंट के चलते यहाँ पर लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग जो है वो खुश रहेंगे। तो इसके चलते कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट जो कि हमारा वातावरण है उसको हम लोग ताक पर लगा देते हैं। आप लोगों को इंटरेस्टिंग बातें मैं बताऊंगा जिसके चलते आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप लोगों को समझना है तो पहले आप लोग बस ये स्लाइड समझ लीजिए। हमारे संविधान निर्माता वो भी यहाँ पर इन चीज़ों को समझते थे, जानते थे कि आने वाले टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, इसलिए उनके द्वारा भी जब संविधान बनाया जा रहा था कुछ तो प्रोविज़न उन्होंने रखे, कुछ प्रोविज़न जो है यहाँ पर बाद आने वाले टाइम में चेंज किए गए। पर लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस टाइम पर 1947 में जब संविधान बन रहा था, आज की डेट में हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम पर उन लोगों को पता था कि ऐसा कुछ यहाँ पर हम लोग बुद्धि का जो विकास है वो हमारा नहीं होगा, हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे। तो उन्होंने पहले से ही प्रोविजन रख दिए ताकि हरकतें रोकी जा सकें। ऐसी बात नहीं है, मेनली बात यह है अंग्रेजों के द्वारा जो हरकतें की गई थी वो हरकतों से हम लोग पहले से ही चौकन्ने हो गए थे कि जब अंग्रेज हरकत कर सकते हैं, वो भी ह्यूमन है, इंसान है, तो सेम हरकत हम भी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जंगलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये आज की डेट में आप लोगों को सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिकली फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट शब्द जो है यहाँ पर पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करता था, पर लेकिन हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया जिसको आप लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया इसके चलते यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसको स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। ये कहाँ पर है, जब हमारे संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट नहीं लिखा हुआ है वहां पर, यूनियन लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो अगर स्टेट लिस्ट में ये रहता तो ओनली स्टेट इसके ऊपर कानून बना पाता, लॉ बना पाता। अब यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है, समवर्ती सूची में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट और सेंटर जो है दोनों मिलकर इसके ऊपर कानून बना पाएंगे। तो यहाँ पर फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल और इसी के साथ में जो बर्ड्स हैं उसको ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। और ये कब किया गया, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 1975 से लेके 1977 1977 तक का। तो सबसे पहले तो अब कहां पर है, यहाँ पर 7वें शेड्यूल के अंदर यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको उसमें पहुंचाया गया, यानी कि ऐसा नहीं कि रात को सो रहा था तो कमरे में से उठा और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया कि नहीं मुझे तो यहाँ पर मजा आ रहा है ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है संविधान में संशोधन करने का, उसके बेस पर यहाँ पर इसको यहाँ तक पहुंचाया गया है। अब आप लोगों से इंटरेस्टिंग बातें अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी करूं तो आर्टिकल 51A यानी कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A है उसका जो जी पार्ट है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों से फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है। आप लोगों को बता दूं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आप लोगों को पार्ट 4A के अंदर देखने को मिलती है संविधान में। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया जब भी किसी भी चीज के आगे कैपिटल शब्द में ABCDEFGH कुछ भी ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनली हमारे संविधान में ये सारी चीजें नहीं थी, संशोधन कर इनको संविधान में ऐड किया गया है। तो यानी कि इसको भी संशोधन करके ऐड किया गया और इसी टाइम पर संशोधन किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जिसके चलते फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे संविधान का पार्ट बन गई। और इसी में यहाँ पर हमको एक ड्यूटी भी दी गई कि प्रोटेक्ट करना है अपना इन्वायरमेंट, जो भी हमारे पास में नेचुरल इन्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं और जो जंगल है उनको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, ये हमको ड्यूटी दी गई है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह कि अकेली ये ड्यूटी हमारे पास में नहीं थी, यहाँ पर अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट को भी ड्यूटी दी गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ड्यूटी दी गई, तो ये ड्यूटी दी गई थी यहाँ पर आर्टिकल 48A। तो यहाँ पर जो DPSP है जो कि पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलता है संविधान के अंदर में, तो स्टेट को बोला गया, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को भी बोला गया कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है देश के अंदर में जो भी इन्वायरमेंट है और जो भी फॉरेस्ट है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, ताकि देश में इन चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई। इसी के साथ में आप लोगों को पता है ये आर्टिकल कितना धांसू है, आर्टिकल 21 ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। जब राइट टू लाइफ यानी कि जिंदा रहने का अधिकार, और वो कब होगा, जब क्लीन इन्वायरमेंट होगा, यानी कि हमारा वातावरण अगर शुद्ध होगा तभी तो हम लोग जिंदा रहेंगे। वातावरण ही अगर बेकार हो गया तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो इसलिए आर्टिकल 21 जो संविधान के अंदर में है ये यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 51 का जो A का G है, इसी के साथ में 48 का A,
तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, ये हमारी ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और क्यों है ड्यूटी? क्योंकि इंसान को जिंदा रहना है, इसलिए ये ड्यूटी यहां पर डाली गई है। तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। कहां पर आता है? पार्ट 3, जहां पर सारे फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को एक बात और बता दूं, कोई भी चीजें ऐसी नहीं थी जो ओरिजिनली सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कुछ चीजें संविधान में इतना गैप छोड़ा गया था ताकि हम जैसे लोग आए और वो चीजों को समझें और उनको लगे कि यार इनको प्रोटेक्शन की अलग से जरूरत है, तो उसके लिए अलग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दे। तो ये भी उसी चीज का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी यहां पर जब हम लोग इतनी प्रोटेक्शन के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, तो अभी यहां पर मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है? मुद्दा यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जब बजट सेशन हुआ यहां पर, बजट सेशन, तो यहां पर लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये लार्जर देन द रायपुर जो है आप लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो यहां पर ये बस्तर जो रीजन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब यहां पर ये अब आप लोग यहां पर इंडस्ट्रीज या फिर बिल्डिंग जो है वो इजिली डेवलप कर सकते हैं। अगस्त 2022 में जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसका इंटीग्रेटेड जो रीजनल ऑफिसर उसके द्वारा पूछा गया कि ये ट्रांसफर को रोक दो। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोग वायलेशन कर रहे हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, और इसी के साथ में यहां पर मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनका भी आप लोग उल्लंघन कर रहे हो। यानी कि अगर पर किसी इसी लैंड को आप लोग यहां पर इस तरीके से ट्रांसफर करते हो एक पर्टिकुलर एरिया से, तो ये जो फॉरेस्ट वाला एरिया है इसको आप लोग वहां से खत्म कर दोगे। और ये जो फॉरेस्ट जब खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ओनली फॉरेस्ट ही खत्म नहीं हो रहा है, यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में जीव जंतु भी रहते होंगे उस फॉरेस्ट के अंदर में, वो भी वहां पर खत्म होंगे। वहां पर एक प्रॉपर तरीका इन्वायरमेंट होगा वो वहां पर बर्बाद होगा। वहां पर कोई रिवर भी बह रही होगी, यहां पर कहीं ना कहीं उसका पानी भी पोल्यूट होगा। और इसी के साथ में जब डेवलपमेंट किया जाएगा तो और ज्यादा पोल्यूशन वहां से निकल कर आएगा। तो ये सारी बातें जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यहां पर निकल कर आती है। इसीलिए हमारे संविधान से आर्टिकल 21 से आप लोगों को पता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकाला गया है, जिसको आप लोग एनजीटी बोलते हैं। एनजीटी का पर्पज ही यही है ताकि इन सब चीजों को हम लोग ढंग से कंट्रोल कर सकें और सही डायरेक्शन में आगे लेकर बढ़ सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग को याद रखना है। इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर देश के अंदर में कोई भी फॉरेस्ट वाला एरिया है और उस फॉरेस्ट वाले एरिया को आप लोग यहां से हटाकर, मतलब फॉरेस्ट का एरिया जंगल का एरिया है और नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए, यानी कि बिना एक फॉरेस्ट के पर्पज के लिए, जैसे कि आप लोग इंडस्ट्री बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पर कोई माइनिंग खुदाई कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो ये एक तरीके से नॉन फॉरेस्ट पर्पज हो गया। यानी कि ऐसा नहीं है आप लोग उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो कई सारे क्लियरेंस आप लोगों को लेने पड़ते हैं। इवन इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी यहां पर आप लोगों को करना पड़ता है। इसके चलते जो पॉलिसीज हैं गवर्निंग फॉरेस्ट को, तो हमारी कंट्री में इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ लगाना, और डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ काटना। ठीक है, तो डी मतलब खत्म करना, डेंजर जोन हो गया, और ए का मतलब होता है यानी कि अच्छा, यानी कि फॉरेस्ट लगाना। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, और शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो कि इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट के, तो उनको भी रिकॉग्नाइज करने की बात की जाती है, उनके फॉरेस्ट अधिकारों के बारे में बात की जाती है। तो एक एक्ट यहां पर ये भी है जो कि इन मुद्दों के बारे में बात करता है। यानी कि इतने सारे कानून हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे कानून जो हैं, ये फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और फॉरेस्ट की जमीन को आप लोग इनसे छीन कर उसके ऊपर इंडस्ट्री डेवलप करने जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग यहां पर जंगल के अंदर रहते हैं उनका क्या होगा रे सांभा, उसके बारे में कौन बात करेगा रे कालिया। तो ये बातें हैं यहां पर जो गवर्नमेंट बोल रही है। यानी कि आप लोगों ने तो बस आप लोगों का मन किया इसको यहां से ट्रांसफर कर दिया, क्या ये सही है? तो इसको लेकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, जिसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि स्टैटिक पोर्शन है, और जहां से कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है टैक्स के बारे में। जो पुराने टाइम पर जो टैक्स कलेक्शन किया करते थे यहाँ पर ब्रिटिश टाइम पे, तो आप लोगों को ये सेटलमेंट कुछ देखने को मिलेंगे। एक को बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट, दूसरे को बोलते थे रैयतवारी, तीसरे को बोलते थे यहाँ पर महलवारी सिस्टम। अगर इनसे बात करें तो मैच करने के लिए कई बार आप लोगों से पूछा जाता है परमानेंट सेटलमेंट जो है, तो परमानेंट कौन करता है? तो याद रखना एक तरीके से यहाँ पर लोड, ठीक है, तो यहाँ पर लोड कॉर्नवालिस, यानी कि लोड जो है वो कोने में लगा देता है सबको सेटल कर कर, जब अपने पे आता है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें थॉमस, यानी कि थर्मस में रायता रखा था और वो रायता फैल गया,
तो थॉमस मुनरो, यानी कि रायते में मुरमुरे डले रहते हैं आप लोग कि बूंदी का रायता जो होता है ये इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर रैयतवारी सिस्टम यानी कि थॉमस मुनरो ने यहाँ पर रायता फैला दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर महलवारी सिस्टम, महलवारी का सिस्टम मतलब याद रखिएगा विलियम बैठ गए महल में जाकर। ठीक है, लॉर्ड विलियम महल में जाकर बैठ गए। ठीक है, तो महलवारी, तो बेंटिक मतलब बैठ गए महल में जाकर और वहां पर जाकर टिक लगा रहे हैं कि किस किस का जो है यहां से रेवेन्यू आ गया है। तो परमानेंट सेटल की लॉर्ड जो है कोने में लगा देंगे सबको, इस तरीके से याद रखिएगा। बेंटिक मतलब महलवारी, महल में जाकर बैठ गए बेंटिक, और रैयतवारी थॉमस यानी कि थर्मस में से रायता फैला दिया। तो ये मुझे मतलब उस टाइम पर ये जो चीजें थी कई बार याद नहीं होती थी, तो थोड़ी थोड़ी सी इस तरह की चीजें कई बार तिकड़मबाजी में लगा लेता था, तो मुझे आज याद आ गई जैसे मैंने टॉपिक देखा। ठीक है, अब इतना तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस किसने यहाँ पर ये सिस्टम जो है ये पॉलिसी लेकर आया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि किस रीजन में ये सेटलमेंट हुआ, जैसे परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ। यानी कि जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो लॉर्ड जो थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबको कोने में लगाते चले गए, और ये वो रीजन है जहां पर सबसे पहले चीजों का कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ देश के अंदर में। रायता कहां फैला, रायता फैला जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा थॉमस मुरमुरो के द्वारा, वो साउथ इंडिया में फैलाया गया। तो साउथ इंडिया में यहां पर रायता फैलाया गया। और महल कहां बना, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में आप लोगों को महल दिखा, और यहां पर जाकर विलियम बैठ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। टैक्स कलेक्ट कौन कौन करता था, परमानेंट सेटलमेंट वाले में जमींदार करते थे, जो गांव के जमींदार होते थे। रैयतवारी सिस्टम में रायता इतना फैल गया, कंपनी डायरेक्टली यहां पर एक तरीके से इकट्ठा कर रही थी। और महलवारी सिस्टम में तो राजा जो है महल से निकलने के लिए तैयारी नहीं है, जो गांव में एक हेड बैठा दिया, उसको बोला कि भाई साहब पैसा इकट्ठा करके आप उनके दरवाजे पे पहुंचा देना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टैक्स कलेक्ट करने वाले कौन कौन थे यहाँ पर, तो यहाँ पर टैक्स जो यहाँ पर एक तरीके से जो ओनर थे यहाँ पर जो लैंड के वो अलग थे, यानी कि टैक्स कोई और इकट्ठा कर रहा था और ओनर कोई और थे। अगर परमानेंट सेटलमेंट वाले में बोले तो परमानेंट था, यानी कि जमींदार ही जो एक तरीके से लैंड का ओनर भी था। इसमें तो दोनों इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, पर लेकिन रैयतवारी में यहाँ पर फार्मर को ही बताया गया कि आप लोग जो है पहुंचा देना भाई साहब यहाँ पर हवेली, मतलब हवेली तो अगले में रहेगी। ठीक है, तो आप लोग पहुंचा देना बिना रायता फैलाए। तो ये बोला गया यहाँ पर रैयत वाले सिस्टम में। और यहाँ पर लैंडलॉर्ड को रखा गया, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग लैंडलॉर्ड की जमीन थी, और यहाँ पर जो एक तरीके से जो यहाँ पर क्या था, ये जो विलेज का जो हेडमैन था ये रखा गया डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने के लिए। ये सारे एक पर्टिकुलर स्लॉट में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग हिस्ट्री के उठा के देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इन 2 स्लाइड से आप लोगों को कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उठाकर देखिएगा। टैक्स का बर्डन जो था फार्मर पर पड़ता था, हाई टैक्स इंपोज किया जाता था और उसको फ्रीक्वेंटली इंक्रीज करते थे। तो आंसर राइटिंग में भी लिखने के लिए आ जाए तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा डेटा है। तो ये सिस्टम आप लोग समझिएगा, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट से रिलेटेड बातें चल रही हैं, तो थोड़ा सा जमींदारी सिस्टम भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, जिससे कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकें। एक जमीन का नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं ऑरेंज एरिया। ऑरेंज एरिया, ऑरेंज एरिया मतलब अनडेमोक्रेटेड, जो एक तरीके से अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जो कि प्रोटेक्टेड तो है पर इसको डिमार्केट नहीं किया गया है। कई बार सुना होगा ना आप लोगों ने कि जमीन खाली पड़ी है। अरे नहीं, खाली नहीं पड़ी है भाई, गवर्नमेंट की जमीन है ये। ठीक है, तो पता तो है कि गवर्नमेंट की जमीन है पर अब तक डिमार्केट नहीं किया गया है, तो उसको आप लोग ऑरेंज एरिया बोलते हैं। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का, उसके तहत यहाँ पर ऑरेंज एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट है ये इसलिए बता दी ताकि आप लोग भूलो ना। इसके बारे में वैसे स्लाइड में आप लोगों को मिल जाएगा जब डाउनलोड करोगे। ठीक है, एक यहाँ पर ये छोटी सी स्लाइड भी है, रैयतवारी, जमींदारी, महलवारी, और ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऐसा भी कुछ सिस्टम था क्या, इसके बारे में आप लोग बताइए। अभी जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ थोड़ी सी और एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक इस तरीके से कवर कर दूं कि आप लोग इसको कभी भूलो ना। फॉरेस्ट की बात चली रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है अभी प्रस्तुत की गई, तो इसके चलते आप लोगों से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि टोटल फॉरेस्ट जो ट्री कवर है हमारे देश में वो कितना है। तो याद रखिएगा 24.62% हो गया है। अब तक मैंने आप लोगों को 2019 की रिपोर्ट पढ़ाई थी, अभी उसमें अपडेट कर लेना। ये अभी नई रिपोर्ट अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एरिया 24.62% हो गया, जो कंट्री के अंदर जो टोटल एरिया है उस पर इतने पर फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। फॉरेस्ट कवर जो है अगर इसको वैसे नापोगे तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है,
यानी कि 7,13,789, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है, जो कि लगभग 21% है लगभग। अगर बात करें तो फॉरेस्ट कवर एरिया है। बाकी जो ट्री होते हैं ना, घरों में पेड़ खड़े हुए हैं, खेत में, गांव में आप लोगों के पेड़ खड़े हुए हैं, तो वो ट्री आ जाते हैं लगभग 2.91%, यानी कि 3% के करीब लगभग आप लोगों को ट्री देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट तो वो होता है जैसे आप गांव से, जैसे आप लोग गांव में जाते हैं, कई बार आसपास बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार कि जैसे कि मैं खेत में जब जाया करता था तो हमारे खेत के बीच में बाग पड़ता था, कई बार कि कहाँ पहुंच गया कि बाग के पास में हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप लोग समझ सकते हैं। तो एक बाग बहुत बड़ा एरिया कवर होता है जहाँ पेड़ ही पेड़ होते हैं। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें सिंगल जो ट्री है कि यहाँ ट्यूबवेल पे एक पेड़ खड़ा हुआ है, एक पेड़ गांव में खड़ा हुआ है, एक पेड़ घेर में है, तो आप लोगों ने ऐसे सुना होगा, तो वो वाली चीज आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो एरिया जो है ग्रीन, जो बेसिकली एक तरीके से जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फिर ग्रीन वॉस, तो यहाँ पर इसको कंपेयर करने की बात की जा रही है। तो फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर अगर बात करें वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द, जो यहाँ पर बात करें इसके विद इन, अगर बात करें विद इन ग्रीन एरिया या फिर ग्रीन वॉस एरिया, तो यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है लगभग यहाँ पर इतना, ठीक है। यानी कि विद इन इतना और आउटसाइड इतना। तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। रटना नहीं है, पर ये ऊपर वाली लाइन आप लोग जरूर याद रखना। और जो दूसरा बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कहां कहां पर फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। कहां कहां पर डिक्रीज हुए हैं, जहां पर फोकस देना है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। याद नहीं आ रहा है तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। इससे ये जो पर्टिकुलर बताया है आप लोगों से, सिंस 2019 यानी कि जो लास्ट रिपोर्ट आई थी, तो कहां कहां पर इंक्रीज हो गया है और कहां कहां पर लॉस हुआ है, तो ये बता दिए यहां पर कहां कहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में और कहां कहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर जो एक स्लाइड के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है यहां पर, तो ये आप लोगों को और ज्यादा माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। इसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड कर देता हूं मैं, जिससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एरिया फॉरेस्ट कवर में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पर। तो बात करते हैं यहां पर, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। याद रखिएगा ये वो एरिया है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहां पर पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं स्टेट वाइज। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और फिर है आप लोगों को महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन कौन इन राज्य से निकल कर आता है स्टेट पीसीएस के अंदर, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया भाई साहब, यहां से आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगर बात करें हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज, तो मिजोरम में मजे ले रहे हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में और नागालैंड में। यानी कि जितना एरिया है इनका, उसके 84% एरिया में फॉरेस्ट है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर तो अगर एरिया देखा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे बड़ा है, तो उसका टोटल एरिया देखेंगे तो एरिया वाइज ये है, पर लेकिन जो यहां पर मध्य प्रदेश बड़ा है, पर लेकिन अपने घर के अंदर में, यानी कि एक इंसान का तो घर है इतना बड़ा, ठीक है, उसके 50% में यहां पर टोटल फॉरेस्ट है। यानी ठीक है, एक इंसान है यहां पर, इसका घर है इतना से यहां पर, ठीक है, इसके यहां पर भाई साहब टोटल इतने एरिया में फॉरेस्ट है, ओनली 5% एरिया में फॉरेस्ट नहीं है। तो परसेंटेज वाइज तो ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इसका है, अगर परसेंटेज में देखें, यानी कि ओनली 5% में नहीं है, 95% एरिया में फॉरेस्ट है। पर लेकिन अगर एरिया देखेंगे तो ये पूरा राज्य जो है यहां पर समा जाएगा पूरा। अगर एक पूरे एरिया के बारे में देखेंगे तो एरिया वाइज यहां पर आप लोगों को मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे समझना है यहां पर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो परसेंटेज वाइज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये वाले राज्य, और अगर एरिया वाइज तो ये वाले राज्य। अभी बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में, जो कि अभी 2022 में आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। तो बोला गया कि अब तक का 422 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है फॉरेस्ट, वो खत्म हो चुकी है 1990 से लेकर 2020 तक का। ये वर्ल्ड लेवल की बातें कर रहा हूं अब मैं आप लोगों से, मैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर 289 ये मिलियन हेक्टेयर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये डिफॉरेस्टेशन हुआ है 2016 से लेकर 2050 तक का, मतलब होने वाला है। यानी कि इतना और लैंड एरिया जो है, जो यहां पर कवर है फॉरेस्ट से, वो खत्म होने वाला है। 15% अगर बात करें 250 का यहां पर बोला जा रहा है, ये इन्फेक्शियस डिजीज जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, वो फॉरेस्ट के साथ में कनेक्टेड है। यानी कि टोटल अभी रिसेंटली जितनी भी बीमारी निकल कर आई है, वो फॉरेस्ट से निकल कर आई है। इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साफ साफ बोला गया है इस बात को, कि फॉरेस्ट वाला जो एरिया है उसको भी साथ में लेकर चलना है। वन वर्ल्ड वन हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि एक वर्ल्ड है उसके साथ में वन हेल्थ है, यानी कि इनको साथ में लेकर चलना है, और वो यहां से बातें निकल कर आती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया यहां पर हो जाता है अगर इसके बारे में बात करें तो, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड भी मैटर यहां पर जुड़ जाता है।
अगर बात करें ग्रोस जो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वर्ल्ड की, बोला जा रहा है कि 84 ट्रिलियन इन 2020 में, जो कि डिपेंड करती है यहाँ पर अगर बात करें ये 31 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से, और इसी के साथ में हाईली 13 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से ऑन द इकोसिस्टम। यानी कि अगर बात करें दुनिया में जो हम आज के दिन में फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम अगर बात करें कितना डिपेंडेंट है जीडीपी। आप लोग देखते हैं रॉ मटेरियल फॉरेस्ट में से निकाल कर लेकर आए जा रहे हैं, लकड़ियां आप लोग वहां से लेकर आ रहे हैं, वहां से जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मतलब खेती वगैरह जो भी करते हैं हम लोग खेतों में करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं उसको कैसे कैसे यहाँ पर चीजों को डिफाइन किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। स्लाइड कुछ और है, ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर बोला जाए तो वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, यानी कि बहुत घने जंगल जहां 70% या फिर उससे अबव फॉरेस्ट है उसको वेरी डेंस बोलते हैं। मॉडरेटली डेंस किसको बोलते हैं, जहां 40 से 70% देखने को मिलते हैं। और ओपन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जहां 10 से 40% देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एरिया वाइज कौन कौन से सबसे ज्यादा हैं, तो इस तरीके की बातें हैं परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से देखने को मिलते हैं, मॉडरेटली डेंस, यानी कि ज्यादातर एरिया में आप लोगों को ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर आप लोगों को वेरी डेंस और चौथे नंबर पर जो यहाँ पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे भी लगाने के लिए आ जाते हैं। टॉपिक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एक बार रटना नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार इनको रिवाइज करा चुका हूं। एक बार आप लोगों ने अब पढ़ ली, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना 1-2 दिन के बाद में, और फिर आप लोगों से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसके थ्रू भी आप लोग यहां पर चीजें याद रख पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का यही फायदा यहां पर रहता है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बता दिया पहले बता देता हूं, फिर क्वेश्चन को देखता हूं कौन कौन अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फीडबैक जरूर दे दिया करो। यहाँ पर क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, फॉरेस्ट के बारे में बातें कर ली, न्यूज में क्यों था ये देख लिया, इसी के साथ में कुछ मैंने हिस्ट्री पढ़ा दी, हालांकि एक्स्ट्रा चीजें थी पर मुझे लगा स्टैटिक पोर्शन है ये कवर कर लेना चाहिए। संविधान का एंगल भी मैंने आप लोगों को बता दिया और यहाँ पर आप लोगों को ये भी मुद्दा बता दिया। बाकी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में जो डेटा है वो भी मैंने बता दिया। यानी कि 3 आर्टिकल मैंने एक जगह इंक्लूड कर दिए। हिस्ट्री का आर्टिकल मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर हिस्ट्री का ये एक अलग आर्टिकल हो गया, आप लोगों को ये पूरा एक टॉपिक हो जाता है पूरा, ठीक है, जिसको लैंड रिवेन्यू सिस्टम बोलते हैं। संविधान का पूरा एंगल बता दिया, ये अलग से टॉपिक था पूरा। पूरी रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया, ये पूरी रिपोर्ट अलग से है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्लाइड के अंदर समझा दिए, कल को क्वेश्चन ना छूटे ताकि आप लोगों का एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करो कि मन लगे पढ़ने में। एक रिक्वेस्ट है यार, अब जो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, इन क्वेश्चन को आप लोग पहले अटेम्प्ट करोगे, आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में आप लोग देखोगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको कर पा रहे हो। गलत है तो अच्छी बात है, कोई नहीं, यहीं पर ही गलत हो गया, एग्जाम में नहीं हो रहा है, और सही है तो पीठ थपथपा लेना और अच्छे से मेरी तरफ से, ठीक है। बात की जा रही है स्टेट जो कि यहाँ पर जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, तो कहां पर दी गई है, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, डीपीएसपी में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नॉर्मल सी बात है यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां पर आते हैं, पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनकी ड्यूटी दी गई है डीपीएसपी के अंदर में। तो सारी चीजें मैंने एक एक कर आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ाई डिटेल में, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द असेंडिंग ये ऑर्डर में, यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज अगर आप लोग बात करें, एरिया वाइज कौन सा फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसमें आप लोगों को बताना है यहाँ पर, अगर इसको आप लोग इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, पोज कर अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद में आंसर देखेगा। अभी आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर ये एक स्टेटमेंट भी अगर के लिए आप लोगों को याद है ना, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है, कि यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं। या फिर अपोजिट पूछा जाए, जैसे यहाँ पर असेंडिंग पूछा है या फिर डिसेंडिंग में पूछा जाए, तो दोनों तरीके से आंसर आप लोग देखते हैं। यहाँ पर ये 2 आंसर, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों से पूछे कि बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, बी आंसर हो गया। यदि पूछे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सी आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन आप लोगों से बने तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक इसी में यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, जैसे मैंने बताया था ना कि परसेंटेज वाइज भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो सेम पैटर्न में आप लोगों का परसेंटेज वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पर यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग, यहाँ पर घटते हुए क्रम में पूछा गया है, तो घटते हुए क्रम में आप लोगों को यहाँ पर ये आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है। या फिर 1 2 3 4 अगर असेंडिंग में पूछता तो ए आंसर हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर इसका डी हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट के अंदर में है या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में है या फिर डीपीएसपी के अंदर में है।
तो आप लोगों को कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन संविधान में कहाँ पर रखे गए हैं, तो आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ऐसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी डिटेल में मैंने कवर कराया, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी और डीपीएसपी के बारे में बात करी, ये हमारी ड्यूटी है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 2 और 3, और 2 और 3 कहां पर है, ये बी के अंदर में है। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को लगता है कि एग्जाम में भला आप लोग क्वेश्चन को छोड़ दोगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पर लेकिन जितना टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को चीजें पढ़ाई हैं उससे आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। बोला गया कि ये पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। बोला गया कि इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पास थ्रू द, जो एक तरीके से नॉर्दर्न राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान का जो नॉर्दर्न पोर्शन है उस लैटिट्यूड से होकर गुजरता है। नॉर्दर्न पोर्शन अगर आप लोग ये चलाते हैं तो आप लोगों को हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, मैं उत्तराखंड भी आ सकता है वैसे, पर लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या फिर आप लोगों के सामने कौन आएगा, आप लोग बोल सकते हैं यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यानी कि या तो आप लोगों का आंसर जो होगा हरियाणा होगा, या उत्तर प्रदेश होगा, या फिर अरुणाचल प्रदेश होगा। दूसरी स्टेटमेंट, इट हैज कवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर द फॉरेस्ट एरिया। तो आप लोग समझिए अब यहाँ पर, अभी मैंने आप लोगों को परसेंटेज वाइज जो फॉरेस्ट कवर यहाँ पर बताया उसको अगर आप लोग थोड़ा सा भी रिकॉल करोगे तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। बोला गया कि 80% जो एरिया है इसका वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, 80% एरिया बोला गया यहाँ पर। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है, तो 80% यहाँ पर 80% में कोई सा भी ना तो आप लोगों को हरियाणा देखने को मिलेगा ना उत्तर प्रदेश, ओनली अरुणाचल प्रदेश एरिया जो है वो 79% यानी कि 80% के करीब आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 80% यहाँ पर बोला गया। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए जाती है, अरुणाचल प्रदेश के लिए। ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये यहाँ पर 12% इसका एरिया है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जब एग्जाम में बैठते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये ज्योग्राफिक का एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, बड़ा ही बेहतरीन सा। लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछा गया तो रिपोर्ट भी यहाँ पर इंक्लूड होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो यूपीएससी थोड़ा सा अलग लेवल पर पहुंच जाती है कई बार, पर लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं अगर उसको ढंग से कवर करके जाओगे तो क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, और यही आप लोगों का पर्पज होना चाहिए। ठीक है, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा पूरा टॉपिक, इतनी सारी चीजें कवर कर दी, 3 अलग अलग टॉपिक इसके अंदर कवर कर दिए, वो भी 2 न्यूज़पेपर के। तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसको भी दूर किया जाएगा। अच्छे से एंजॉय करा करो यार लेक्चर को, तभी लंबे समय तक चीजें भी याद आप लोग रख पाओगे। ओके दोस्तों, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में बाढ़ की न्यूज़ आप लोगों ने अब तक कई बार सुन ली होगी। तो ये जो न्यूज़ है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। खासकर अगर बात करें तो ये हर एक न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया काफ़ी डिटेल में। जैसे आप लोग आर्टिकल देख पा रहे हैं, ये द हिंदू के अंदर कवर किया गया। सेम आर्टिकल जो है यहाँ पर कवर किया गया किसके, ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी टॉपिक को किस तरीके से समझना चाहिए। जैसे कि अभी अगर बात करें, आप लोग किसी को समझाने लगो कि यार पाकिस्तान के साथ में हमारा ट्रेड जो है वो क्यों नहीं चल पाता है, पाकिस्तान के साथ में हमारा ट्रेड जो है कौन नहीं चलने देता है, पाकिस्तान के साथ में हमारा ट्रेड जो है उसका नुकसान किसको ज़्यादा होता है। अगर ये बात आप लोगों से कोई पूछे तो इसके बारे में आप लोग क्या बोलोगे। वीडियो को पॉज कर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्या क्या बातें चल रही हैं। अभी ये फिलहाल न्यूज़ में क्यों आ गया, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि पड़ोसियों के ऊपर ध्यान रखना है पहले, ठीक है, चाहे पड़ोसी कैसा भी कहना हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके ऊपर हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा होगा तो अच्छी बात करेगा और बुरा होगा तो उल्टी सीधी हरकतें करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया गया कि वो काफ़ी दुखी हैं कि जिस तरीके की बाढ़ की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। देखिए, कोई भी किसी भी देश का प्राणी क्यों ना हो, कोई नहीं चाहेगा किसी दूसरे देश में लोग मरते रहें। ठीक है, जो कोई ऐसा चाहेगा वो इंसान ही नहीं होगा, और कोई रिलीजन भी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई इस तरीके से जो है किसी देश का इंसान मरता रहे। क्योंकि जब आप लोग ये इस तरीके की पिक्चरें देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जी, यहाँ पर औरतें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो इस तरीके से किसी की भी देख के मन में जो है एक तरीके से भाव फूट पड़ेंगे यार कि लोगों की जान जा रही है, कि लोगों की जान न जाए। इस पर्टिकुलर ये जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा था बाढ़ का, इस ड्यूरेशन में पाकिस्तान की साइड से एक गुहार लगाई जाती है कि इंडिया के साथ में व्यापार स्टार्ट किया जाए।
आप लोगों को अगर मैं बताऊं आज की डेट में अगर आप लोग पाकिस्तान और इंडिया का मैप देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी कि बहुत आसानी से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को जो है नॉर्मल किया जा सकता है। और जब ये रिलेशन नॉर्मल होंगे दोनों कंट्री के बीच में बहुत सारा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग खुद देखिए, हमारी कंट्री में लद्दाख वाला रीजन, इधर जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, यहाँ पर आप लोगों को पंजाब वाला रीजन, सबसे बड़ा जो हमारी कंट्री में बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान के साथ में वो है राजस्थान वाला रीजन। और इसी के साथ में फिर आप लोगों को देखने का मिलेगा गुजरात वाला रीजन। तो ये इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोग ये सोचिए कितने सारे लोग रहते होंगे। अगर इन सारे लोगों को जो इंडिया की साइड में रहते हैं और इन सारे लोगों को जो पाकिस्तान की साइड में रहते हैं अगर आपस में व्यापार करने के लिए अलाउ किया जाए तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है। रिक्वायरमेंट रहती है जहाँ पर भी कोई इंसान रहता है। अगर आप लोग कहीं पर रहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को खाने के लिए खाना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को पूरी ज़िंदगी जो व्यतीत करने के लिए पहनने के लिए कपड़ा, इसी के साथ में जो भी घर में आप लोग सामान बनता है वो सारा कहीं ना कहीं आप लोग मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं। तो सोचो अगर पड़ोसी देश के साथ में कोई अच्छे रिलेशन और पड़ोसी देश में कोई अच्छा प्रोडक्ट बनता हो तो आसानी से हम लोग उसको अपने देश में लेकर आ सकते हैं। इस तरीके की बातें जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ये सेम बातें बोलते हैं जो दोनों कंट्री की साइड के बिजनेसमैन होते हैं। खासकर हमारी कंट्री की साइड के बिजनेसमैन तो उनके पास में बहुत बिजनेस है, वैसे ही कोई टेंशन नहीं है। उन्हें कहते हैं कि ऊपर वाले की दुआ से उनकी जो है रोजी रोटी अच्छी चल रही है। पर पाकिस्तान की साइड में जो बिजनेसमैन है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से। अक्सर क्या करते हैं वो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान वाले बिजनेसमैन होते हैं वो हमारे देश से सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद में फिर उसको पाकिस्तान में जाकर वो उसको बेचते हैं और फिर वहाँ पर उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा खासा था पाकिस्तान के लिए, पर लेकिन जो इंपोर्ट है वो काफ़ी कम था। तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा फायदा जो है वो इंडिया को हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। पाकिस्तान को इनडायरेक्ट वे में फायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो इंपोर्ट के लिए उसको एक आसान साधन मिल जा रहा था। आप लोग खुद सोचिए, अगर आप लोग इंटरनेशनल मैप देखेंगे तो आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे कि मेरा बोलने का पर्पज क्या है। आज की डेट में जो सामान इन पाकिस्तान आसानी से इंडिया से खरीद सकता है, जो इतना सारा बॉर्डर टच कर रहा है, आप लोग ये बताइए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टोटल बॉर्डर की लेंथ है वो कितनी है। देखता हूं कौन कौन बताता है। यहां पर अगर बात करें तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा अगर हमसे सामान खरीद रहा है तो आसानी से खरीद लेगा, कोई ज्यादा डिस्टेंस पर भी नहीं जाना। वही सामान अगर उसको सऊदी अरेबिया से खरीद कर लेकर आना पड़ेगा तो आप लोग समझ सकते हैं उसके लिए अलग से उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं आने में टाइम भी लगेगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि सेम सामान जो है जिसको इंडिया से खरीदना है वो सामान पहले दुबई जाता है और दुबई से फिर वो पाकिस्तान आता है। यानी कि चक्कर काट कर वही है कि वो नहीं कहते कि जो कान होता है चाहे हाथ घुमाकर पकड़ो या सीधा पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। तो वही बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह की सिचुएशन जो क्रिएट होती है इससे आम जनता को बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट इस तरीके से घूम घूम कर रहेगा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए अपनी जेब से पैसा पे करेगा। पैसा पे किसको करना पड़ेगा? वो आम जनता को पे करना पड़ेगा। इसी की वजह से कई सारे प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा महंगे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के जो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था हामिद अजहर, उनके द्वारा अनाउंस किया गया पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन कमेटी। तो उसमें उनके द्वारा कुछ मुद्दे रखे गए कि जैसे कि यार कॉटन होता है, ठीक है, या फिर कोई और 2-3 प्रोडक्ट के नाम उनके द्वारा लिए गए थे कि ये प्रोडक्ट जो है हम लोग इंडिया से खरीद लेते हैं। जैसे शुगर भी था उसमें, यान भी था उसमें। तो ये 3 प्रोडक्ट उन्होंने बोला कि इंडिया से खरीद लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन इस चीज़ के लिए आतुर रहते हैं, पर लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा उनके बिजनेस के ऊपर हावी पड़ जाती है। यानी कि उनके जो पॉलिटिशियन है वो यहाँ पर जनता के अंदर अपना ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, और वो ट्रस्ट भी कैसा ट्रस्ट कि हाँ हम लोग इंडिया की पैर पीछे खींच रहे हैं, तो इसके चलते यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें इनके द्वारा बोली जाती है। तो जब बोला गया कि यहाँ पर 5 लाख मीट्रिक टन जो हम लोग ये सामान इंडिया से खरीदेंगे, तो इसका एक प्रॉपर डिसीजन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। यानी ये कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इसको ये बोला गया यहाँ पर मिनिस्टर के द्वारा, यार या तो इसको आप लोग सपोर्ट करो या फिर रिजेक्ट करो या फिर मॉडिफाइड करो। वो प्रपोजल ऐसे ही पड़ा रहा, यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए चीज़ों को आगे किया गया था कि हाँ ऐसा कुछ कर लेते हैं, पर लेकिन इनके द्वारा ये यहाँ पर इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ता है। और आप लोग ये समझिए जब कहीं और से मान लीजिए किसी को यहाँ पर कॉटन खरीदना है और वो कॉटन जो है वो कहीं और से खरीद कर लेकर आ रहे हैं और फिर यहाँ पर उससे जो प्रॉपर कपड़े बना रहे हैं, तो उसका प्राइस जो बढ़ेगा तो मार्केट में एक अलग पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। पाकिस्तान जो है आज की डेट में सारा का सारा जो मुद्दा वो टिकाए रखता है वो होता है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। मतलब अपना देश जो है वो चाहे कितनी भी गर्बत में क्यों ना आ जाए, पर हर जगह जाकर जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाना है।
पता पाकिस्तान को भी है कि एट द एंड ऑफ द डे कि वो ये वही बात हो गई। मैं आप लोगों को अगर थोड़ा सा गांव की भाषा में समझाने की कोशिश करूं, आप लोगों ने गांव में देखा होगा कई सारे खेत जो होते हैं उनकी मेड़ जो होती है वो आपस में ऐसे जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ये ए इंसान का खेत है, ये बे इंसान का खेत है और ये सी इंसान का खेत है। तो क्या करते हैं अक्सर अपने खेत में, चाहे कितना भी घास फूस क्यों ना हो, उसमें कुछ भी खेती क्यों ना होती हो, बिल्कुल भी उसमें अनाज पैदा ना होता हो, पर लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो काम करते हो आप लोगों को इस एरिया में नजर आएंगे कि सामने वाले का खेत कट कर ले। यार जितना खेत तेरे पास में है अगर उसमें तो ढंग से काम करेगा तो एक अच्छा खासा अपनी जिंदगी को जी सकता है, पर ये नहीं है। दूसरे की चीज पर इंसान की अक्सर नजर पड़ी रहती है। वही सेम पैटर्न आप लोगों को पाकिस्तान के जो यहाँ पर खासकर जो पॉलिटिशियन है उनकी हरकत आप लोगों को देखने को मिलेगी। कश्मीर जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा इनका रहता है। इंडस्ट्री कितना ही क्राइसिस हो जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे चाहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लेकिन इंडिया को जहां पर भी नीचा दिखाने की बात है, वहां पर उनके लिए नेगेटिव कमेंट करने की बात है, तो उससे पीछे नहीं छूटते हैं। आप लोग खुद सोचो, बॉर्डर पर बैठकर इस तरीके से चीजें की जाती हैं कि गड्ढा खोदकर इंडिया की साइड में कैसे आना है, सुरंग बनाकर। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यानी कि दो देश जो कि एक साथ आजाद हुए 1947 में, एक देश कहाँ है आज की डेट में? अमेरिका जैसा, रसिया जैसे, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्री जो है उसके साथ में साझेदारी करते हैं, उसे एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट करते हैं G7 कंट्री जैसे ग्रुप में भी। आप लोग खुद सोचिए यहाँ पर, और एक देश ऐसा है जो कि यहाँ पर हमेशा बस टांग खींचने पर लगा हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को सोच का डिफरेंस नजर आएगा, और सोच का डिफरेंस इतना बड़ा है, इतना कुछ होने के बाद भी आज की डेट में भी हमारा देश जो है वो सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से आतुर है कि कोई नहीं यार, भूखे मर रहे हैं, वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो इंडिया असिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये 2014 के बाद में पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है, किसी के हाथ में तो है नहीं है। तो इंडिया ने असिस्टेंस की बात की थी यहाँ पर पहले भी 2010 में भी, और इससे पहले जब अर्थक्वेक आया था उस टाइम पर भी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग हेल्प यानी कि मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं। यार हमारा तो दिल ही इतना बड़ा है। हम लोगों ने नेपाल के अर्थक्वेक की आप लोग बात कर लीजिए, श्रीलंका में अभी 4 बिलियन से भी ज्यादा हम लोग जो अभी सपोर्ट प्रोवाइड करा चुके हैं। ये श्रीलंका के लोग खुद आप लोगों को बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रीलंका के लोग खुद आप लोगों को आगे बोलेंगे इसके बारे में, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के अगर बायलैटरल रिलेशन के बारे में आप लोग बात करें, बहुत ही बुरी कंडीशन यहां पर क्रिएट हो गई जब आर्टिकल 370 को लेकर यहां पर मुद्दा आया। पहले यहां पर 2021 में अलाउ किया गया था इंपोर्ट करने के लिए कॉटन और शुगर, डिसीजन को कैंसिल कर दिया गया जैसे ही आर्टिकल 370 के अंदर या फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 5 अगस्त 2019 में। आप लोग ये बताओ, मेरा घर है, मैं अपने घर में एक दीवार तोड़कर मैं उस चाहता हूं कि यहां पर एक पूरा होल बना दूं, पड़ोसी आकर ये कह रहा है कि तू इस घर की दीवार क्यों तोड़ रहा है? मैं बोलूंगा तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने घर में चाहे यहां पर दीवार बनाऊं चाहे मैं ताजमहल बनाऊं, तुम्हें क्या फर्क है इससे? अब मैं अपने घर में बना रहा हूं। वो चीज जो है पाकिस्तान को समझ में नहीं आती। अब तक 75 साल हो चुके हैं, अब तक नहीं आई, जल्दी हो सकता है कि आने लगे, कुछ कुछ तो आने लगी है, क्योंकि अपने देश पर अगर नजर नहीं रहेगी, दूसरे पर नजर रहेगी, तो अपना देश कोई चुरा कर ले जाएगा, जैसा अभी आप लोगों को मुद्दा जो है बलूचिस्तान वाले रीजन में देखने को मिल रहा है, पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में देखने को मिल रहा है। तो इंसान जो है अक्सर जब अपनी चीजों पर फोकस नहीं करता, किसी और पर ज्यादा फोकस करता है, तो ऐसे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इंडिया का जो ट्रेड है वो हमेशा सरप्लस रहा, यानी कि हम लोग हमेशा पाकिस्तान को चीजें बेचा करते थे, खरीदा नहीं करते थे। इंडिया का एक्सपोर्ट पाकिस्तान को ये 16% आप लोग जो फैल हुआ अराउंड 16%, ठीक है, पर लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग चीजें एक्सपोर्ट किया करते थे। पर लेकिन अब मुद्दा यह है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दोनों को फायदा होता है। एक खरीदने वाला है उसको सस्ता मिल जा रहा है। अभी हम लोग रसिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं? यार रसिया तेल हम लोग को सस्ता बेच रहा है, अगर हम लोग को यूएस से सस्ता बेचेगा तो हम लोग उससे खरीद लेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बेचने वाले को कोई मिल नहीं रहा है और खरीदने वाले के पास में भाई साहब जरूरत है, तो इस तरीके की चीजें चलती हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को जो बताए हैं अभी, ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। आप लोगों को पता है अभी यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक रास्ता खोला गया था। वो जो रास्ता था वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिख धर्म को एक साथ में लेकर एक रिलेशन अच्छे डेवलप करने की कोशिश की गई थी। बताइए उस पर्टिकुलर जो ब्रिज बनाया गया था वो कौन सी रिवर पर बनाया गया था और किन दो गुरुद्वारों को कनेक्ट करने की बात वहां पर की गई थी। तो ये ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन बढ़ाने का भी काम करते हैं, पर लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाले की मंशा क्या है उसको लेकर, ठीक है। उसमें भी पाकिस्तान जो है मतलब क्या ही बोलूं बस कई सारे, अगर बात करें फ्लड के बारे में तो देखिए पाकिस्तान भी और इंडिया भी दोनों जो है मॉनसून वाले रीजन में आते हैं जहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून देखने को मिलता है। तो एनुअल रेनफॉल जो है मैक्सिमम हमारी कंट्री में भी और पाकिस्तान में भी। कहने के लिए पाकिस्तान है यार, पार्ट तो अपना ही था ना, अभी अलग हो गया तो वो एक अलग बात है। तो सारा का सारा जो सिंध आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम 400% इंक्रीज हुआ एवरेज रेनफॉल में बलूचिस्तान और सिंध के अंदर में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई। अगर थोड़ा सा मैप आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान का देखना चाहेंगे तो जो बलूचिस्तान वाला रीजन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर सिंध देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो ये इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर अभी सिचुएशन जो है वो खराब है। बाढ़ की वजह से काफ़ी ह्यूज यहाँ पर लॉस अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बारिश इतनी हो रही है, बस यही एक प्रॉब्लम है। एक्सट्रीम हीट भी यहाँ पर देखने को मिली मई 2022 के महीने में। 45 जो डिग्री सेल्सियस आप लोगों को लगभग 113 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देखने को मिला। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आई। इसी के साथ में इसकी वजह से क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जैसे जैसे वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो उसकी वजह से जो पानी है वो काफ़ी स्पीड से नीचे आ रहा है, तो ये भी एक दिक्कत है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ला नीना और एल नीनो वाला जो इम्पैक्ट है यहाँ पर। क्योंकि देखिए इंडिया और पाकिस्तान ऐसा तो बोल नहीं सकते ना कि बहुत दूर दूर हैं, इंडिया पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पाकिस्तान पर नहीं पड़ेगा, तो पाकिस्तान पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इंडिया पर नहीं पड़ेगा। इंटरनल अलग चीज़ें होती हैं, पर लेकिन जब एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वो दोनों जगह आप लोगों को सिमिलर नजर आएंगी। तो यहाँ पर एल नीनो जो साउथ ऑक्सीलेशन है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ला नीना अगर बात करें, ये इसके फेज में अगर आप लोग बात करते हैं तो ला नीना जो है वो बिहेवियर वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है, खासकर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉनसून के ऊपर जो इंपैक्ट डालता है। तो ला नीना जब होता है जब बारिश जो होती है बहुत ज्यादा होती है, और एल नीना जो होता है यहाँ पर, जो एल नीनो जो होता है वहां पर जब बारिश होती है वो आप लोगों को काफी जो है एक अलग तरीके का आप लोगों को सिस्टम नजर आएगा। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जाती है कि एक तरीके से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसके बारे में आइडिया होगा तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ला नीना जो होता है वो अच्छा होता है, और इसी के साथ में एल नीनो जो होता है वो हमारे लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट अभी डाल रहा है, जिसकी वजह से ह्यूज बाढ़ जो है वो पाकिस्तान में अभी देखने को मिल रही है। और इस बाढ़ की वजह से यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो है वो फूड क्राइसिस आ गया है। अब फूड क्राइसिस क्यों आ गया, वो इसलिए आ गया यार सारी की सारी खेती तो बर्बाद हो गई है, अब यहाँ पर काम कैसे चलेगा। तो ये फूड क्राइसिस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन फूड क्राइसिस को निपटाने के लिए यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अभी लोग यहाँ पर नॉर्मल काम कर रहे हैं, पर लेकिन जैसे यहाँ पर भुखमरी का माहौल बढ़ेगा, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा, तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो पहले ऑलरेडी चाइना ने यहाँ पर सिचुएशन खराब कर रखी है ग्राउंड लेवल पर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर पाकिस्तान को खरीद लिया है। अभी यहाँ पर ये बाढ़ ने कंडीशन खराब कर दी, तो इसके चलते ये माना जा रहा है कि अगर यही सिचुएशन बनी रही तो श्रीलंका बनने वाला है पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान यहाँ पर श्रीलंका बन जाता है तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, खासकर हमारी कंट्री के लिए भी, क्योंकि पड़ोस में अगर कोई ये सिचुएशन बनती है तो बहुत सारे लोग जो है शरणार्थी के तौर पर वहाँ से छोड़ कर निकलते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ डेटा और है आप लोगों के सामने, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए या फिर आप लोगों से कुछ पूछा जाए तो एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर अभी यहाँ पर ये माना जा रहा है कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, इतने ही इससे ज़्यादा लोग लगभग इंजर्ड हो चुके हैं। यहाँ पर जानवरों की जान बहुत ज़्यादा जा चुकी है। आप लोग समझ सकते हैं जब पानी भरेगा चारों तरफ को, तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि 7,35,000 के करीब जो गाय भैंस जो भी जीव जंतु थे यहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है। यानी कि आप लोग ये समझिए कि दूध खाने पीने के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि इतनी सारी फसल जो है 2 मिलियन एकड़ की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। लगभग 3,25,000 घर जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, और लगभग 7,33,000 घर जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। यानी कि कंडीशन उनकी काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिलेगी। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल एक तरीके से चीज़ें डूब जाना, बिल्कुल बुरी कंडीशन हो जाना, मोहताज हो जाना चीज़ों के लिए, तो पाकिस्तान की सिचुएशन देखने को मिलेगी। और ये हर जगह, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा जो रीजन है वहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी लार्ज स्केल पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। लोग रो रहे हैं, त्राहिमाम की कंडीशन वहाँ पर आ चुकी है। पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये कवर की जा रही है कि क्या मॉनसून की वजह से पाकिस्तान जो है वो जल्दी ही नेक्स्ट श्रीलंका बनने वाला है। तो ऐसे ऐसे भी शब्द जो हैं वो वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, जो फ्लड और लैंडस्लाइड ये अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। एक तो इंडस रिवर आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, और दूसरी है काबुल रिवर। तो इंडस रिवर की वजह से और इसी के साथ में जो काबुल रिवर है इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से अगर कल को कोई क्वेश्चन ही पूछे कि पाकिस्तान में अभी जो बाढ़ आई उसका मेन रीजन कौन सी रिवर थी, तो ये कुछ बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। पर लेकिन देखिए यही बात आती है निकल जुगल के कि अगर इन कंट्री जो है वो अपने डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करे किसी कंट्री के पीछे पड़ने से, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट निकाल कर लेकर आएगा। तो ये था पूरा आर्टिकल। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी दिक्कत डाउट हो तो बताना जरूर, माइंड में डाउट रख कर नहीं जाना है, बिल्कुल क्लियर करना है। ठीक है, इस आर्टिकल में मैं आप लोगों से बात करूंगा अफगानिस्तान के बारे में।
अफगानिस्तान जो है पिछले 1 साल से बहुत बड़ा मुद्दा रहा। हालांकि 1 साल तो हालांकि कम टाइम है बोलने के लिए, पिछले 20 साल से बोलूँ तो कोई गलत बात यहाँ पर नहीं होगी। पिछले 20 साल से मैं क्यों बोला कि गलत बात यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि आज की बात नहीं है, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर यही इशू चला हुआ आ रहा है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन कैसी है। पर लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया वो था यहाँ पर 11 सितंबर 2021 में यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अटैक देखने को मिला आप लोगों को यहाँ पर, जो कि ये अटैक किया गया था पहले तो यहाँ पर यूएसए के अंदर, ठीक है। तो यूएसए के अंदर यहाँ पर जब अटैक किया गया यहाँ पर तो कई सारे लोग जो हैं उनकी जान चली गई। और ये जो अटैक किया गया था ओसामा बिन लादेन के द्वारा किया गया था। ये ओसामा बिन लादेन जो है यहाँ पर इन बिल्डिंग को उड़ाकर और लगभग 3,500 के करीब यूएसए के लोगों को मारकर, ठीक है, तो यहाँ पर ये जश्न मना रहे थे। और जश्न भी कहाँ पर बना रहे थे? जश्न बना रहे थे अफगानिस्तान में बैठकर। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि दोस्त कैसा है, इससे देखकर ये बताया जा सकता है कि ये इंसान कैसा है, जिस तरीके के उसके दोस्त होंगे। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि चोरी करने वाले का चोर बड़ी जल्दी दोस्त बनता है, ठीक है, शराब पीने वाले का दोस्त बड़ी जल्दी शराबी मिलता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। दो दोस्त देखकर दोनों में से एक का भी कैरेक्टर आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये किस नेचर का इंसान यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये भाई साहब ने क्या किया, जाकर अफगानिस्तान में यहाँ पर छुप गया। उस टाइम पर यूएसए अफगानिस्तान को बोलता है यहाँ पर कि ओसामा बिन लादेन हमें दे दे। अफगानिस्तान बोलता है कि तुम कौन, मैंने तुमको पहचाना नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कल को चलकर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सड़क पर जा रहे हैं और वो बोले कि रिक्शा वाले को यार थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ दे, अभी गाड़ी जो है मेरी बिजी है या फिर उसमें पंचर हो गया है। रिक्शा वाला बोलने लगे कि तू कौन, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ यूएसए के साथ में। तो यूएसए ने बोला कि हम बताते हैं कि बेटा हम तुम्हारे पापा हैं। तो उस टाइम पर यहाँ पर फिर जो ये सिचुएशन स्टार्ट हुई तो फिर उन्होंने जो है यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा। वो सारी कहानी आप लोगों को यहाँ पर पता है। पर लेकिन उस कहानी के बीच में एक जो पड़ाव था यूएसए का वो था अफगानिस्तान के अंदर में। तो अफगानिस्तान के अंदर में अब यूएसए को ये समझ में आ गया कि इसने हमें मना कर दिया, तो अब यहाँ पर कम से कम एक ऐसा माहौल बनाकर जाएंगे ताकि आज के बाद में यहाँ पर किसी को ये इस तरीके से मना ना कर सके कि नहीं कि तुम कौन कि हम खमा खा, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन गया क्योंकि 15 अगस्त 2021 में यहाँ पर क्या हुआ था, वही तालिबान जिसको मारने के लिए यूएसए ने 20 साल पहले एंट्री की थी अफगानिस्तान के अंदर में, एग्जैक्ट 20 साल बाद उसी तालिबान से छीनकर अफगानिस्तान को फिर से उसी तालिबान को देकर यूएसए चला गया। तो इसके चलते अभी यहाँ पर पूरा अगस्त के महीने में 1 साल पूरा हो चुके हैं यहाँ पर अफगानिस्तान को, जिसके चलते यहाँ पर ये अभी अफगानिस्तान में तालिबान का जो रूल है उसका 1 साल का एक एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते कई सारे आर्टिकल छापे गए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, हिंदू के अंदर भी। तो उसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये माहौल बना, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं पहले यहाँ पर एमिरेट्स ऑफ अफगान यहाँ पर जो रूल हुआ करता था, किंगडम ऑफ अफगानिस्तान फिर यहाँ पर बोला गया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगान बोला गया। ये अफगानिस्तान के नाम हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज किए गए। फिर से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस्लाम एमिरेट्स ऑफ अफगान, यहाँ पर ये बोला गया अभी रिसेंटली अगर बात करें जब से तालिबान के द्वारा कैप्चर किया गया। यानी कि यहाँ पर ये फिर से वही फील देना चाहते हैं कि यहाँ पर इस्लामिक रूल है कंप्लीटली। हालांकि अगर बात करें यहाँ पर ये अगर पहले 2001 से लेके जब से यहाँ पर यूएसए ने एंट्री की थी यहाँ पर 2021 तक का यहाँ पर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से यहाँ पर जाना गया। और इस ड्यूरेशन में लगभग 20 साल में यूएसए ने कई सारे डेवलपमेंट यहाँ पर किए, कई सारे लोगों की जान भी गई यहाँ पर, एजुकेशन लेवल वगैरह वो भी कई सारी चीज़ें इंक्रीज की, बच्चों के एजुकेशन लेवल, रोड बनाया गया। इसी के साथ में जो यहाँ पर सेक्स रेशियो है वो भी काफ़ी बड़ा, काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी किए गए। पर लेकिन इस डेवलपमेंट के बीच में बहुत सारा लॉस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगभग 2,41,000 के करीब लोगों की यहाँ पर जान गई। अगर आप लोग बात करें यहाँ पर सिविलियन की जो जान गई यहाँ पर, ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें से आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। पाकिस्तान जो है फालतू में, पाकिस्तान के लोग फालतू में मारे जा रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है, यूएसए वहाँ पर एंट्री कर रहा है, अफगानिस्तान के वहाँ पर बम्बार्डमेंट करा रहा है, मर जा रहे हैं पाकिस्तान के लोग। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं 20 साल में 24,000 के करीब पाकिस्तान के लोगों की जान गई जो कि सिविलियन लोग हैं, ठीक है। इसी के साथ में नेटो के जो अलाई मेंबर हैं, यूएसए और जो नेटो के अलाई मेंबर हैं उनकी भी जान गई। नेशनल मिलिट्री ऑफ पुलिस जिसमें अफगानिस्तान के तो है ही है लगभग 60 से लेकर 70,000 के करीब लोग, पाकिस्तान के भी लगभग 9,500 के करीब पुलिस वालों की जान चलेगी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पीछे नहीं है यहाँ पर। अपोजिशन फाइटर उसमें भी पाकिस्तान के लगभग 33,000 के करीब लोगों की जान चलेगी। यानी कि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि जैसे यहाँ से यूएसए वापस जाएगा 20 साल के बाद में,
पूरा का पूरा अफगानिस्तान जो है वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा और अफगानिस्तान को मैं अपने हिसाब से आगे लेकर चलूंगा। आज तक का किसी ने भी अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि हाँ अफगानिस्तान एक देश है, ठीक है, सही है, इसको आप लोग अच्छे से अच्छे रिलेशन बनाकर आगे बढ़ सकते हो। इवन पाकिस्तान भी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग ये समझ सकते हैं। हालत इतने ज़्यादा खराब आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अफगानिस्तान भी ये बोलता है, जब इंडिया ने अभी यहाँ पर गेहूं भेजा अफगानिस्तान के अंदर में, तो पाकिस्तान ने जो है उसमें कुछ अड़ंगे अड़ाने की कोशिश की। अफगानिस्तान ने बोला कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम अपने पे आ गए तो भाई साहब अफगानिस्तान में ही पाकिस्तान को मिला लेंगे, ठीक है। इंडिया ने भले ही छोड़ दिया तुमको, पर लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये होता क्या यार, जब कोई टेररिस्ट को पनाह देता है, यानी बिल्कुल दो चोर भाई भाई हैं, ठीक है, दो चोर हैं और दोनों के दोनों अपने एक दूसरे से मिले जुले हैं। अब दोनों को एक दूसरे के राज पता है, दोनों को एक दूसरे की कमजोरी पता है, दोनों को एक दूसरे की ताकत पता है। तो कमजोरी और ताकत जब किसी इंसान को किसी की पता चल जाती है तो वो सामने वाले को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पता है कि अफगानिस्तान की प्रॉब्लम क्या है और अफगानिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए यहाँ पर ये माहौल आप लोगों को भी रिसेंटली देखने को मिल रहा है। अगर बात करें रिसेंटली, अभी ये माना गया कि अभी 2010 से लेके 2020 के बीच में लगभग 3219 के करीब जो वुमेन है उनकी भी डेथ हुई यहाँ पर। ये तो वुमेन की डेथ है पिछले 10 सालों में। वैसे यहाँ पर जो यूएसए है वो 20 सालों से है, पर लेकिन अभी जो डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो लगभग आप लोगों को यहाँ पर 10 सालों का डेटा देखने को मिलेगा। तो हर एक लेवल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल नहीं चल रही हैं, ये सिचुएशन है यहाँ पर। अगर बात की जाए आगे, अफगानिस्तान जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक ऐसी डेडलीस्ट कंट्री यहाँ पर माना जा रहा है जहाँ पर लगातार बच्चों की भी जान जा रही है। नॉर्मली बच्चों की जान नहीं जाती है, पर लेकिन अफगानिस्तान में अगर बोला जाए तो अफगानिस्तान में आप लोगों को बड़ा ही एक नॉर्मल और बड़ा ही कॉमन आप लोगों को ये रवैया यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते पूरा एक डेटा आप लोगों के सामने 2010 से लेके 2020 तक का कितने सारे लोग यहाँ पर किस किस ईयर में मारे गए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्यों देखने को मिली, क्योंकि तालिबान जो है वो चाह रहा था कि अफगानिस्तान को कंट्रोल कर अपने हिसाब से वहां पर अफगानिस्तान के अंदर रूल लेकर आ जाए। ये पूरा पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 2001 से लेकर अगर 2021 तक के बारे में आप लोग बात करेंगे तो पूरा एक पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पर चला और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो यूएसए के लीडर हैं उनके द्वारा यहाँ पर रोल प्ले किया गया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप रहे यहाँ पर, फिर उसके बाद में अभी आप लोगों को यहाँ पर जो बाइडन देखने को मिले। उससे पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट बराक ओबामा यहाँ पर काम कर रहे थे। बिल क्लिंटन साहब जो है उससे पहले आप लोग यहाँ पर लगे हुए नजर आएंगे। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर पूरा काम किया गया और ये टाइमलाइन आप लोगों को यहाँ पर देखने को जो मिल रही है। इस टाइमलाइन में एक टाइम ऐसा था बराक ओबामा साहब के टाइम पर यहाँ पर कि दुनिया भर के ट्रूप्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि अफगानिस्तान को बिल्कुल साइड में करना चाहते थे, एक तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते थे। पर लेकिन वही है, जब कोई गोरिल्ला वॉरफेयर करता है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं टिक पाती है। गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब सामने से तो वार करना नहीं है, क्योंकि सामने से तो सामने वाला तुमको मसल कर कचुम्बर बनाकर खा जाएगा। लड़ाई करनी है, बम फेंकने हैं और भाग जाना है, छिप जाना है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कंटिन्यूसली आप लोगों को देखने को मिली। और जब कहीं पर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो एक तरीके से बुरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सेम कंडीशन जैसी अफगानिस्तान के अंदर में यूएसए की हुई, सेम पैटर्न यूएसए का जो है वो आप लोगों को वियतनाम के अंदर देखने को मिला। वियतनाम में भी यहाँ पर यूएसए ने जो है पहला ऐसी आप लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड में कंट्री जिसने यूएसए को, उन्हें कहते कि नाक रगड़ उड़ा दी भाई साहब। इतनी बुरी हालत यूएसए की यहाँ पर कर दी थी उसने वियतनाम से। आज की डेट में भी वियतनाम का नाम सुनकर यूएसए जो है पीछे हट जाता है, ठीक है। इतना जबरदस्त जो है गोरिल्ला वारफेयर जो है वो वियतनाम के द्वारा यहाँ पर यूएसए के साथ में किया गया, जब यहाँ पर यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना चाहता था वियतनाम को। हम इतने चिंतित क्यों हुए थे जब यहाँ पर ये अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान आ गया था? हम लोग को यार ये लग रहा था, हम लोग पिछले काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। जैसे यहाँ पर जिरान दिलाराम जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसमें हम लोगों ने काफी पैसा दिया। इसी के साथ में यहाँ पर इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जो कि एक यहाँ पर बनाया गया, ये काफी एक सपोर्ट इंडिया के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी। इसी के साथ में पावर ट्रांसमिशन की लाइन के बारे में बात करें, कई सारे वीट की सप्लाई के बारे में आप लोग बात करें, हेल्थ सर्विस के बारे में बात करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाई जो इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा चलाए गए। आज की डेट में भी अगर आप लोग बात करें ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग में जैसे डैम वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को बनाती हुई नजर आई। कनेक्टिविटी में चाबार पोर्ट डेवलप हम लोग कर रहे थे ताकि अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। इसके चलते देखने को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने डैम वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को बताई थी, किस तरीके से फ्रेंडशिप डैम और न्यू पार्लियामेंट तक यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिली। तो इंडिया के द्वारा 5 एरिया में यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया।
तो ये पांचों के पांचों एरिया जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इवन स्कॉलरशिप तक भी यहाँ पर अफगानिस्तान नेशन को दी जाती है, इंडियन काउंसिल फॉर जो कल्चरल रिलेशन को लेकर जब हम लोग बात करते हैं। इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अफगानिस्तान जो है वो दोस्त हैं इंडिया के। अगर बात करें अफगानिस्तान के लोग, तो तालिबान को भी ये चीज़ अभी यहाँ पर समझ में आ रही है, इसीलिए तालिबान ने जो है वो यहाँ पर इंडिया के साथ में अभी जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वो भी पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए। इसलिए यहाँ पर एक नया माहौल अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंडिया की तरफ को दोस्ती का हाथ बढ़ाना ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है, जो कि रिसेंटली अभी पाकिस्तान को खल नहीं रहा है यहाँ पर। और इंडिया ने अगर पुराने समय से आप लोग लेकर चलोगे ना, इंडिया ने तालिबान के साथ में कभी अच्छे रिलेशन रखे नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ में अपने रिलेशन बनाएंगे, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर चुनकर आती थी। पर लेकिन तालिबान के साथ में हम लोगों ने कभी बातें नहीं की। प्रेजेंट टाइम पर अभी वहां पर तालिबान आ गया तो हमारी एक तरीके से देखा जाए तो मजबूरी बन गई कि यहां पर पावर आ गई है, अब यहां पर बात करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ और बैकग्राउंड में लेकर चलूं, 1990s में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले यहां पर सोवियत यूनियन का राज किया करते थे अफगानिस्तान के अंदर में। 1990s में वो वहां से चले गए। सोवियत यूनियन मतलब जो इसको आप लोग आज की डेट में यूएसएसआर भी कई बार बोलते हैं, और नॉर्मल नाम आज की डेट में रसिया आप लोग बोल सकते हैं। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो दबदबा था वो सोवियत यूनियन का हुआ करता था। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप लोगों को पता है कुछ टाइम तक तालिबान के द्वारा रूल किया गया। फिर यहाँ पर यूएसए की एंट्री हो जाती है। यूएसए बैक गवर्नमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो पॉलिटिक्स है और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको हटाने के लिए यहाँ पर काबुल के अंदर में लगभग 20 सालों तक यहाँ पर इनके द्वारा स्ट्रिक्ट वो जो यहाँ पर वर्जन इस्लाम जो इन अफगानिस्तान आप लोगों को देखने को मिला। टेररिस्ट अटैक यहाँ पर किए गए, जिसमें अमेरिका के लगभग बोला 3 से 3.5 हज़ार के करीब लोगों की जान गई यहाँ पर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसके चलते इन्होंने ऑपरेशन जो एंड्योरिंग फ्रीडम यहाँ पर स्टार्ट किया, जिसके चलते इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक भी यहाँ पर लॉन्च की। ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो है आफ्टर अटैक नैनो आप लोगों को देखने को मिला। कई बार बात हुई, जैसे यहाँ पर मुरी टोक, दोहा टोक। फिर यहाँ पर जुलाई 2021 में यूएसए जो है वो बाहर निकल कर चला जाता है और पाकिस्तान का कंट्रोल आ जाता है अगस्त के महीने में। पाकिस्तान का कह रहा हूँ, सॉरी, तालिबान का कंट्रोल आ जाता है। और तब से लेके आज तक का यहाँ पर तालिबान ही जो है वो यहाँ पर पावर में है, जिसके चलते यहाँ पर एक उसका एनालिसिस किया जा रहा है। अभी तालिबान को ये समझ में आ गया है कि अगर तुमको गवर्नमेंट चलानी है तो तुमको पैसा चाहिए। पैसा जो है जितना भी यहाँ पर बैंक में पड़ा हुआ था इनके जो सपोर्ट करने के लिए दिया गया था, वो सारा पैसा यूएसए ने अपने अंडर में ले लिया था, सीज कर लिया था, क्योंकि वही पैसा दे रहा था। अभी यहाँ पर तालिबान को कई सारी बातें बोली जा रही है। पॉइंट नंबर 1 तो यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर काम करने की बात की जा रही है, खासकर फीमेल को जो यहाँ पर सप्रेस किया जा रहा है। आज की डेट में पिछले कुछ समय से आप लोग ये देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो ज़्यादा निकल कर आ ही नहीं रही है, क्योंकि न्यूज़ तो तब आएगी ना कोई न्यूज़ बताने वाला होगा। कोई भी तालिबान के खिलाफ में अगर कुछ ही बोलता है तुरंत उसकी गर्दन काट कर जो है वो जमीन में दफना दी जाती है। जैसे बीज नहीं बोते हैं, पेड़ निकल कर आएगा, ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ न्यूज़ हालांकि आ रही थी निकल कर कि लोग जो है वो अपने बच्चे तक बेच रहे हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, तो ऐसी नेगेटिव न्यूज़ में वहाँ से देखने को मिल रही थी। तो सिचुएशन तो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर लेकिन वही है, अच्छी बुरी सिचुएशन कैसे पता चलेगी तो वो तो घर में रहने वाले लोग ही बताएंगे। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, जिस घर में बुजुर्ग और महिलाओं की इज्जत होती है वो घर स्वर्ग होता है। और यहाँ पर ना तो बुजुर्ग और ना ही महिलाओं की इज्जत होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं जितने भी इंडेक्स है, जो आज तक के जो भी इंडेक्स निकाले जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सब में अफगानिस्तान जो है वो नीचे से टॉप करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर में आज की डेट में सिचुएशन क्या है। तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी से छुपी नहीं है, सबको पता है कि आज की डेट में वहाँ पर लोग जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो रखे हैं। तो ये है पूरा मुद्दा यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। जिस रहमो करम पर यहाँ पर सोच रहा था अफगानिस्तान कि कल को यहाँ पर तालिबान पावर में आ गया और तालिबान जो है यहाँ पर पावर अच्छे से लीड करेगा, सोच रहा था पाकिस्तान यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्ट देगा, वो पाकिस्तान खुद जो है आज की डेट में एक ऐसी हालत में है कि किसी भी टाइम वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में अनाउंसमेंट हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा हेल्प की जा रही है दुनिया के द्वारा, वो एक अलग बात है IMF के द्वारा, पर लेकिन फिर भी जब तक इंसान की हरकतें नहीं सुधरेंगी तब तक ये सारी सिचुएशन नहीं सुधरेगी। उधर वहाँ पर ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, बार बार पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट में जाने से बाल बाल बचा। तो अगर ऑल ओवर डेवलपमेंट आप लोग देखोगे तो वो पाकिस्तान के अंदर सही नहीं है। अगर पाकिस्तान श्रीलंका बन जाता है तो ये काफ़ी नेगेटिव एक बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। अब आप लोगों को इस आर्टिकल को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हो तो बताएगा, उसको दूर किया जाएगा। डाउट माइंड में रखकर नहीं जाना है, अगर लेक्चर सुना है तो बिल्कुल क्लियर करना है। ओके दोस्तों, ये जो न्यूज़ है आप लोग बैंकिंग के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं, और बैंकिंग के साथ में कनेक्ट करके तो बाद में देखना, पहले अपने साथ में आप लोग कनेक्ट करके देखनी है,
क्योंकि रिसेंटली अभी कई सारे फ्रॉड केस निकल कर आते हैं जिसमें आप लोगों के बैंक अकाउंट से जो हैं वो बहुत सारे पैसे जो हैं आसानी से गायब हो सकते हैं। आप लोग बोलोगे सर अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। अरे कभी तो ज़िंदगी में आएंगे ना, मेहनत कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना, तो पैसे जरूर आएंगे। दिक्कत यहाँ पर ये रहती है कि जब भी यहाँ पर कई सारे लोग जो होते हैं वो फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो वो इस तरह फ्रॉड करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एक रजिस्ट्री सेट की जा रही है जिसमें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा अगर कोई ऐसी हरकतें ऑनलाइन फ्रॉड करता हुआ कोई पाया जाता है, ताकि उसको रोका जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उसकी डिटेल भी देखने को मिलेगी, उसका IP एड्रेस वगैरह, ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पर फ्रॉड या फिर ब्लैक लिस्ट में यहाँ पर डालने की कोशिश की जाएगी अगर कोई ऐसी हरकतें करता है। होता क्या है, यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर जो खासकर जो रियल टाइम में आप लोगों को जो एक तरीके से पेमेंट करते हुए नजर आते हैं, तो उसमें बहुत बड़े बड़े फ्रॉड आज की डेट में देखने को मिलते हैं। तो उसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये काम किया गया है। आप लोग बोलोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सारे जितने भी बैंक हैं हमारे देश में, उन सारे बैंक के पापा हैं। तो यानी कि ये बैंकों के पापा हैं। तो यहाँ पर पापा जो हैं वो चाह रहे हैं कि घर में परिवार जो हैं वो सब खुश रहें और सारे बच्चे जिनके भी अकाउंट हैं वो भी सब अच्छे से एंजॉय करें। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। अगर आप लोग इसके बारे में बात करें तो अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जिनका नाम है यूयू ललित। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आप तो याद हो गया होगा, चलो बता दो। आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल है 124। 124 आर्टिकल के तहत यहाँ पर इनको बेसिकली एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो वहाँ पर बनाया गया है और सीनियर मोस्ट ये पर्सन है जिसके चलते यहाँ पर इनको पोस्ट मिली और 3 महीने के लिए ओनली पोस्ट मिली। पर लेकिन जब इंसान काम करने पर आता है तो वो नहीं कहते कि 3 महीने तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी अनिल कपूर की, एक दिन का CM बनता है, एक दिन में तख्ता पलट देता है अमरीश पुरी का। अमरीश पुरी कहता है कि गलती हो गई भाई साहब, ठीक है मेरे से गलती हो गई, मेरी जुबान फिसल गई। तो वह कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी 3 महीने को इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। मूवी का नाम क्या है वैसे बताओ जरा, किसी को याद आ रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर अभी बोल रहे हैं इनके द्वारा एक फुल कोट की मीटिंग बुलाएगी, यानी कि फुल कोट पैंट पहन के आना है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जितने भी जज हैं सब जज को बुलाया गया और बोला गया कि यहाँ पर क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनसे पूछा गया, फिर उनका कॉमन सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखने की बात चल रही है। जैसे मैं बोलने लगूँ आप लोगों को जो मंथली वीडियो मैंने बनाई है, आप लोगों से पूछने लगूँ कि मंथली वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं उनका सोल्यूशन निकालूँ, और भी आप लोग मुझे सजेशन उसके बारे में दे सकते हैं। ठीक है, या फिर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बनाई जाती है, आप लोगों को याद है मैंने पढ़ाई थी, कौन से आर्टिकल में आती है? याद रखिएगा, आर्टिकल 145 में आती है। एक आर्टिकल और याद रखना है, आर्टिकल 143, यानी कि जैसे आप लोग होते हैं ना आई लव यू शॉर्ट फॉर्म में 143। तो यहाँ पर इसको भी याद रख लेना, जो प्रेसिडेंट जो है और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के बीच में जब यहाँ पर आई लव यू होता है तो ये आर्टिकल याद आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, वैसे नहीं, अलग सेंस में नहीं, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट है और ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोगों के लिए न्यूज़ हो जाती है। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? DESH, यानी कि देश आप लोग बोल सकते हैं। वैसे तो इसको क्यों बोला गया, यहाँ पर नाम क्या दिया गया है? यहाँ पर ये बेसिकली ड्राफ्ट है एक तरीका, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब बिल। तो ये 2022 का है। यहाँ पर इसके तहत अभी क्या हुआ है, यहाँ पर काया पलट करने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमिक जो जोन है हमारे देश में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप लोगों को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं मैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब किसी कंट्री में बनाया जाता है तो वो ऐसा बनाया जाता है, मान लीजिए जैसे ये हमारा देश है, हमारे देश के अंदर में यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया तो उसके अंदर में इतना ईजी होगा बिजनेस करना जिसकी कुछ हद नहीं है। वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आता है ना तो ये माना जाता है कि बाहर जा रहा है, मतलब कि अपनी कंट्री को भी यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बाहर जा रहा है, बस उसको एक पर्टिकुलर जोन में क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे चाइना के अंदर दुनिया भर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं। 24 घंटे वहाँ पर ऐसा रहता है कि वहाँ पर बोलते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में कभी आप लोगों को रात होती दिखेगी नहीं। 3 शिफ्ट में काम होता है, आधे 3 शिफ्ट में काम होता है, 8-8 घंटे की एक ही टाइम में 3 लोगों को जॉब मिल जाती है। वहाँ पर इतने लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो उसमें यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में क्या किया गया, कुछ सिचुएशन को सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर ये अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसको इंक्लूड किया गया। तो WTO को चिंता होगी, उसने बोला कि जो भी आप लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड बेनिफिट दे रहे हैं एक्सपोर्टर को तो वो यहाँ पर गलत है।
आप लोगों को इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है, आप लोगों को उस पर फोकस देना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक लेजिस्लेशन की बात की जा रही है कि कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है, उसी के ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि आगे चलने वाले टाइम में WTO ये ना बोल सके कि भाई साहब तुमसे यहाँ से गलती हो गई, ठीक है। वो नहीं कहता कि तुमसे भूल हो गई। अब वो देवसेना थोड़ी ना रहता, देवसेना तो औरत का, उसका लड़की का नाम रहता है, उसकी माँ का नाम क्या रहता है, तुमसे भूल हो गई, नाम याद नहीं आया मुझे, ठीक है। तो वो वाली बात है। WTO क्या है, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो आप लोगों को बताना है। 1995 में यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर बनाई गई, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो रेगुलरली न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये एजुकेशन के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ बैठे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों की बन सकती है। और बात की जा रही है यहाँ पर UGC के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा नाम भी, कि नाम तो सुना ही होगा, क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी कंट्री में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर में आती है और 1956 में यहाँ पर बनाई गई थी। तो यानी कि एजुकेशन में कुछ भी अगर बड़ा बदलाव लाना है तो UGC के पास जाना है, जैसे RBI यहाँ पर UGC, ठीक है। तो इसके द्वारा बोला गया जल्दी से यहाँ पर जो समाधान लॉन्च किया जाएगा, जिसके चलते हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो एक जगह आप लोगों को मिल जाएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसके चलते फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन होगा जो भी प्रॉब्लम है उनका, और यहाँ पर 24/7 पोर्टल अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन भी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, UGC के द्वारा यहाँ पर ये समाधान लॉन्च किया गया है, ठीक है, किसके चलते, ताकि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल दिए जा सके। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये बेसिकली जुडिशरी की मीटिंग बुलाई गई यहाँ पर जज के द्वारा, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। आप लोगों को पता है जब हम लोग पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा को एक जगह बुलाते हैं, ज्वाइंट मीटिंग जब हम लोग बुलाते हैं, वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत ज्वाइंट मीटिंग हम लोग बुलाते हैं, बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है यहाँ पर। ये छोटी छोटी बातें हैं पर लेकिन यही बातें आप लोग को आगे याद आएंगी मतलब ये बातें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल जो प्राइसिंग अथॉरिटी है, ये हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है आप लोग का, और हेल्थ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का, खासकर फिलहाल के टाइम पर कोविड-19 के चलते। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सिल्वर जुबली के बारे में। इसकी सेलिब्रेट की जा रही है NPPA की, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो जो भी दवाइयों के प्राइस वगैरह होते हैं वो यहीं से निकल कर आते हैं। और ये याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर में आती है। 1997 में इसको बेसिकली बनाया गया था। इसके चलते यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो इंप्लीमेंट करते हैं रेगुलेटर ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल जो ऑर्डर है वो यहीं से निकल कर आते हैं। तो इसके चलते जो भी डेटा होता है वो मेंटेन इसके द्वारा किया जाता है। और फार्मास्यूटिकल जो यहाँ पर इसके लिए अभी फार्मासाही ऐप भी यहाँ पर लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम है और इसके चलते इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। बेसिक मुद्दा ये है कि ईजी की जाए चीज़ें, हर एक मुद्दे में आप लोगों को देखने को मिलेगा ईजी करने की कोशिश की जा रही है चीज़ों को, ठीक है। तो इसके बारे में बात है। मजे मजे में वैसे 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी डाल दिए आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि विच कौन पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है कि विच इंडियन बिजनेसमैन जो है रिसेंटली 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए वर्ल्ड में। ये यहाँ पर ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के द्वारा जो इंडेक्स तैयार किया था उसके द्वारा बोला गया है। मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, साइरस जो पूनावाला है, या फिर यहाँ पर राधा कृष्ण जो दामिन, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कौन बने सबसे जो रिच पर्सन तीसरे नंबर पर, अगर मैं आप लोगों से पूछूं। याद रखिएगा, अहमदाबाद से आते हैं, लगभग 60 साल के हैं। 1962 में इनका जन्म हुआ था, जो कि यहाँ पर जिस टाइम पर चाइना की हमारी वार चल रही थी। अभी आज के डेट में दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए। इससे पहले कोई भी इस पोजीशन पर हमारे देश का वासी नहीं पहुंचा है। पहले नंबर पर इलोन मस्क है, दूसरे नंबर पर कौन है बताइए आप लोग, पता है आप लोगों को? दूसरे नंबर पर अमेजन के जो फाउंडर है उनका नाम बताइए। चलिए आप आगे बात करते हैं। विच जो इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है कि जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस जो रोड मैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि विच इंस्टीट्यूट काउंसिल रिलीज कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 रिपोर्ट। ये आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर क्या अगर आप लोगों से पूछा जाए, बोला गया नीति आयोग, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड जो इकोनॉमिक्स रिसर्च होती है, या फिर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ये आप लोग को बताना है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर आप लोगों को बताना है और सही आंसर है इसका बी, एडवाइजरी जो यहाँ पर काउंसिल है उसके बारे में बात की जा रही है। आंसर भी वैसे पीपीटी में आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन भी किए, टेंशन मत लेना। एक और क्वेश्चन है, पूछा गया कि कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा इनोग्रेट किया गया राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कौन से स्टेट के द्वारा ये काम किया गया। नॉर्मल सी बात है, राजीव गांधी जी के बारे में बात की जा रही है। तो बीजेपी जो ऐसा तो स्टेट होगा नहीं जहां पर बीजेपी पावर में है, कोई ऐसा ही होगा जहां पर कांग्रेस पावर में है। तो आंसर क्या है? आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना। तो आंसर इसका बी, ठीक है।
बोला गया कि विच सिटी होस्ट द यूएन सेशन टू सेव द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए कौन सी सिटी के द्वारा अभी यहाँ पर इसका सेशन होस्ट किया गया है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, इसका आंसर बताइए चलिए आप लोग, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या फिर टोक्यो। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर इसका ए देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। एक न्यूज़ यहाँ पर ये पुरानी है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनके द्वारा पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील विजिट किया गया। ठीक है, 22 से लेके 27 तक का, तो ये याद रखिएगा। इंडिगो जो है वो ज्वाइन कर रही है यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में हाथ, जो सस्टेनेबल इनिशिएटिव के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं, जो कि मैंने मंथली वीडियो में भी आप लोगों को बताई है। किसी एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर आप लोगों को नाम बताना है, किसी एक पर्टिकुलर जो एक रिपोर्ट का, तो देखता हूँ कौन कौन बताता है। ठीक है, प्लेस इन न्यूज जो है जो आप लोगों को स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा। तो स्कॉटलैंड आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है, जो कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट जो यूनाइटेड किंगडम है, तो यूनाइटेड किंगडम में एक किंगडम आप लोगों को स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा। इधर अटलांटिक ओशन, इधर आएंगे तो आप लोग ये इंग्लिश चैनल है और यहाँ पर नॉर्थ सी है। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। कल को अगर क्वेश्चन पूछे तो ये आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों को रेगुलरली यहाँ पर आंसर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर पिंकी है इनका नाम, इनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया था यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर में। तो लॉन बॉल के अंदर में यहाँ पर इनके द्वारा ये कारनामा दिखाया गया। बाकी आंसर काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिए गए हैं, इनको आप लोग देखते हैं। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कल को अगर डाउट हो तो आप लोग उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद रख पाओ। ठीक है, तो डाउट को हमेशा क्लियर करके चलिए आप लोग। आपकी जो डिक्शनरी है 5 नए शब्द इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि वर्जन हो गए यहाँ पर, ये होता है इंक्रीज रैपिडली। रिटेलिएशन, प्रतिशोध लेना, यहाँ पर ये यहाँ पर एक डिफरेंट शब्द है, इसका मतलब है डरपोक, इसको बोलते हैं ड्रेस्टिकली। ठीक है, एक तो ड्रास्टिकली होता है, तो एक तरीके से चेंज होना है, यहाँ पर ये है ड्रेस्टिडली। ठीक है, तो डरपोक बोलते हैं। यहाँ पर एमिटी यानी कि मेलजोल बोलते हैं, और क्वैगमेर ये दलदल। तो इनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आप लोगों के सामने, इनका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। एनडीए, सीडीएस या फिर दूसरे एग्जाम में कई जगह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर या फिर आप लोग टेलीग्राम पर मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और इसी के साथ में पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और आंसर भी आप लोगों को लिखने हैं जो क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो हाउस द जोश, तो जोश हमेशा हाई रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, और वो वीडियो जरूर देखना जो कि मंथली वीडियो है, और जो भी आप लोगों को चेंजेस और चाहिए तो जरूर बताना। तो तब तक के लिए जय हिंद।